मुद्दा, और मुद्दा है प्यार, शादी और धोखा। यकीनन जिसने एक अलग माहौल आज हरियाणा की राजनीति में भी बना दिया और हरियाणा के मौसम में भी गर्मी ला दी है। बदल रहा है मौसम, बदल रहे हैं मिजाज, लेकिन आईएएस अधिकारी एसएन रॉय के मिजाज क्या कहते हैं, जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है। बड़े आरोप एक महिला ने लगाए हैं, बड़ी बातें, बड़े खुलासे किए। लिव इन रिलेशनशिप में थी, 2 बार गर्भपात हुआ, 2 बार गर्भवती हुई, 2 बार गर्भपात करवाया गया। सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जांच नहीं, एफआईआर चाहिए। सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात भी करती है, सम्मान की बात भी करती है, सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वर्दी का रसूख हो तो कानून क्या छोटा हो जाता है? अहम सवाल। क्यों न्याय के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है? क्यों एक एफआईआर रजिस्टर नहीं होती? बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। हरियाणा न्यूज ने किया था आज ये बड़ा खुलासा। क्या से क्या हो, शादी का झांसा, एक आईएएस का लव, शादी और धोखा, वीडियो में रोमांस, शादी का वादा और प्यार की डोज लेने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसएन रॉय के चर्चे हर जगह हो रहे हैं, क्योंकि जनाब ने काम ही ऐसा किया है। हरियाणा अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर तैनात एसएन रॉय 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में उन्हें 28 साल का अनुभव है, लेकिन एक अनुभव उनके करियर के साथ ऐसा भी जुड़ गया है जिसे चाहते हुए भी वो कभी नहीं भुला पाएंगे। वरिष्ठ आईएएस एसएन रॉय पर एक महिला को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप है। रॉय के इस पूरे कांड की काली कुंडली के राज खोले तो मालूम पड़ता है कि कैसे एक आईएएस अफसर का मिजाज रंगीला हो जाता है। 7 साल पीछे जाएं तो साल 2008 में इनेलो नेता सुरेंद्र पवार ने ही आईएएस अफसर एसएन रॉय से पीड़ित महिला की मुलाकात कराई थी। उस वक्त पीड़ित महिला अपने तलाक को लेकर काफी परेशान थी और मामला कोर्ट में था। आरोपों के मुताबिक एसएन रॉय ने पीड़ित महिला के केस में उसकी काफी मदद की। पीड़ित महिला और रॉय के बीच जब दोस्ताना बढ़ने लगा तो दोनों एक साथ वक्त बिताने लगे। 2008 इस रिपोर्ट पर दोबारा आएंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ वो पीड़ित महिला जो सुबह से लगातार हरियाणा न्यूज पर मुझसे बात करती रही है वो भी हैं, और एसएन रॉय के वकील सरतेज सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दोनों के पास चलेंगे। हमारे साथ अनिल आर्या है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, खजान सिंह है कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है, सूरजपाल सिंह अम्मू है बीजेपी से, और दिनेश अग्रवाल इनेलो से हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। सीधा चलेंगे सबसे पहले सरतेज जी के पास। सरतेज जी नमस्कार, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ जी नमस्कार जी, सुन रहा हूँ जी। जानना चाहूंगी, ये कहा गया कि एसएन रॉय कहते हैं कि मैं बेकसूर हूं, मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे, लेकिन ये बात जरूर आपने कुछ ही समय पहले जब 7 बजे हमारे चैनल में बातचीत की थी, आपने कहा था कि परिवार में आना जाना था, ये आप मानते हैं? हाँ जी। तो सरतेज जी, ये पूरा मामला जो अब यौन शोषण का है, इसको फिर आप क्या कहेंगे कि क्या ब्लैकमेलिंग है? ये ऐसा है कि ये तो हो नहीं सकता कि एक महिला का बारी बारी उसी तरह से यौन शोषण और करवाती चली जाए, क्योंकि इन्होंने जो रोजी हैं, इन्होंने 2008 में एक पंचकूला सेक्टर 20 में भी एफआईआर कराई थी प्रदीप शर्मा नामक व्यक्ति पे, जो इंस्पेक्टर थे हरियाणा एक्साइज डिपार्टमेंट में। हाँ। उसमें इन्होंने उस आदमी से उसमें इल्जाम लगाया कि मैंने इस आदमी से शादी कराई, हाँ। उससे मेरा बच्चा भी है। हाँ। और फिर मेरे को पता लगा कि ये आदमी तो पहले से ही शादीशुदा है, तलाकशुदा नहीं है। हाँ। इसलिए मेरा शोषण हुआ और उस पर 376 का एफआईआर करा दी गई और उसकी सजा हुई। हाँ। ठीक है जी। अब वही मसला दोबारा उठाया जा रहा है और ये फिर से बोला जा रहा है कि ये आदमी जो रॉय है इसने मेरे से संबंध बनाए, ये कह के मैं तलाकशुदा हूँ, और इसने मेरे को डिवोर्स के कागज भी दिखाए और मैं झांसे में आ गई इसके, इसलिए मैं इससे संबंध बना लिया और फिर मेरा शोषण हो गया। क्या ये मजाक है कि एक महिला बारी बारी अपना शोषण एक ही ढंग से करवाती रहती है? सरतेज जी बने रहिए हमारे साथ, पीड़ित महिला भी हमारे साथ है। आप सुन रही हैं मेरी बात?
हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। आपने सुना सरतेज जी ने जो उनके वकील एसएन रॉय ने क्या कहा, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ये सरतेज जी मेरे हाई कोर्ट में भी एडवोकेट रहे हैं, मेरा केस इनके पास रहा है। हाँ। और इनके साथ इंट्रोडक्शन मेरी राय साहब ने ही, एसएन रॉय जी ने ही कराई थी और मेरे को एडवोकेट करके दिया था। इनसे पूछिए, इनसे केस मैंने इसीलिए उठवाया था क्योंकि ये भी मेरे ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे। किस बात का दबाव बना रहे थे आप पर? ये भी नहीं, इनको पता था एसएन रॉय के बारे में सारी चीजें, मुझे मालूम था कि ये अगर जब भी एसएन रॉय का मामला उठेगा ये सरतेज नरूला जी उठकर आएंगे। मैं जानती थी ये चीज, मैं बिल्कुल जानती थी। और जहाँ तक ये मेरे हस्बैंड की बात कर रहे हैं कि जी उसके साथ बार बार यौन शोषण होता रहा, तो मैं सरतेज नरूला जी से ये कहना चाहूंगी कि मेरी शादी एक्साइज एंड टैक्सेशन के इंस्पेक्टर जो है प्रदीप शर्मा, मेरी शादी हुई, बकायदा मेरा बच्चा हुआ और मैंने कोर्ट में ये सारा कुछ साबित किया है और मैं उसकी विक्टिम थी और मैं केस जीत चुकी हूँ। कोर्ट ने मेरे को केस जितवाया है, मैं कोई हारी नहीं हूँ। अगर मैं डिफॉल्टर होती तो कोर्ट मुझे बोलता। और उस आदमी को 7 साल सजा हुई है क्योंकि वो बिल्कुल डिनाई कर रहा था कि मेरी शादी ही नहीं हुई, मेरा बच्चा भी नहीं है। और सब कुछ सामने आया, सत्य। इसी दौरान मेरी सेपरेशन ही चल रही थी तो मेरी एसएन रॉय से मुलाकात हुई। मैं यही कहना, ये भी कहते हैं कि एसएन रॉय बेकसूर है, आप पैसे मांग रही थी, आप कोठी मांग रही थी, इस तरह की बातें भी आई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई कोठी नहीं मांगी है, मैंने कोई पैसे नहीं। हाँ, कई बार इन्होंने मेरे पास कई रिकॉर्डिंग ऐसी हैं कि इन्होंने मुझे, कई आदमी बीच में शख्स डालकर मुझे लालच देने की कोशिश करी है। कई बीच में मीडियोकर ऐसे लोग हैं जिनके नाम मैं अभी नहीं बताना चाहूंगी, आगे जाके बताऊंगी कि कई लोगों को इन्होंने डाला कि पैसे लेके ये चुप हो जाए। हाँ, बने रहिए हमारे साथ। सरताज जी क्या कहना चाहेंगे आप? सतेज जी, ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोग बीच में डरे, कुछ इनकी तरफ से कुछ इधर की तरफ से, पर वो सारे इसीलिए डरे कि पैसे पूरे जो ये चाहती हैं उतने मिल सके। वो रिकॉर्डिंग इनके पास भी है, रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, जो ये साबित करेंगी कि ये पैसे मांग रही थी। पर मेरा कहना वही है, एक मिनट सरतेज जी, बात पे आ रहा हूँ। नहीं सरतेज जी, यहाँ एक बात तो साबित होती है कि रिश्ता था, तभी शायद वो पैसों के लेन देन की बातें हो रही थी, तभी ये बातें उठी हैं। वो रिलेशनशिप तो था। आप यानी कि इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दोनों के बीच में एसएन रॉय और इनके बीच में वो रिश्ता था? ऐसा है कि जब ये मेरे पास आई थी तो मेरे को यही बताया गया था, इन्होंने भी यही कहा था कि इनके भाई के दोस्त हैं एसएन रॉय। अब अंदर से क्या रिश्ता इनका था या नहीं था, ये दोनों ही बता सकेंगे। रिश्ता इनका क्या है, कैसा है, सिर्फ दोस्ती का है, बहन भाई का है कि भाई के दोस्त का है, ये सब बातें तो यही बता पाएंगी। नहीं, वो तो कह रही है कि मेरा जो रिश्ता था वो लिव इन रिलेशनशिप था, एक पति पत्नी की तरह का रिलेशनशिप था, तभी 2 बार गर्भवती हुई और गर्भपात हुआ। लिव इन तो कभी हो ही नहीं सकता, वो इसलिए कि वो रॉय तो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते हैं और ये अपनी मदर के साथ रहती हैं, अलग अलग घर में रहते हैं। लिव इन का तो सवाल ही नहीं है ना। नहीं सरतेज जी, एक मिनट, आप ये बताइए। नहीं कह रही है ये बात। नहीं सरतेज जी, आपकी बातें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टी क्यों हो रही है? एक तरफ आप कह रहे हैं बड़े पुख्ता तरीके से लिव इन हो ही नहीं सकता, यानी आप सब कुछ जानते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वो जानते होंगे कि उनका रिलेशनशिप क्या था, बहन भाई का था या कौन सा था। ऐसा है, इनके घर का अंदर का कमरे का मसला तो मैं नहीं देख पाऊंगा, पर रॉय अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है, ये तो मेरे को पता है ना। मेरे को ये भी नहीं पता होगा, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्टरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और इनकी जो कंप्लेंट है, इन्होंने खुद लिखा है, मैं अपनी मदर के साथ पंचकुला में रहती हूँ, फला जगह पे जाके। वो 19 में रहते हैं और ये खुद कहती है उनके घर जाती हूँ, वो मेरे घर आते रहे हैं। नहीं, वो तो कहती है कि 19 के घर में जाके वो रहती रही है, उनका रिश्ता रहा है, 2 बार गर्भवती हुई है, गर्भपात करवाया गया है। वो ये साबित करेंगी तो अच्छी बात है, पर कर कैसे पाएंगी साबित? ये कोई ऐसी बात हुई नहीं तो कैसे साबित कर देंगी? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो ये कह रही हूँ, सरतेज जी ने तो अभी सारा पूरे केस का भी सारा सब असर निकाल दिया जी। ये साबित नहीं कर पाएंगी, ये कैसे कह सकते हैं कि मैं साबित कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? और ये कैसे उसके पर्सनल, उसमें ये उनके एडवोकेट है कि कोई पर्सनल कोई फैमिली मेंबर है जो इतना ज्यादा उनकी तरफ से इतना वो कर रहे हैं? अभी तो हमारी एफआईआर ही नहीं दर्ज हुई, मैंने कोई एडवोकेट खड़ा नहीं किया, ये पहले से ही अपना शुरू हो गए हैं। सरतेज जी से पूछिए, आप तो मेरे एडवोकेट थे, आपसे मैं केस ही इसलिए ले गई थी क्योंकि आप करते ही इस तरीके का ड्रामा है। आपका तो काम ही है, पूरी रेपुटेशन ऐसी है सरतेज नरूला की कि ये इसका काम ही ये सब कुछ करना है। रोज ये एसएन रॉय और ये दोनों बैठ के ड्रिंक पीते हैं, मुझे क्या मालूम नहीं है? सरतेज जी क्या कहना है? मेरा कहना है तो यही है कि इनका जो अच्छा लगे बोले, मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना, मेरा इनसे कोई कन्फ्रंटेशन है। ये अपना लिफाफा जरूर मेरे से ले गई थी उठा के, वो इनकी मर्जी है।
इनका आपस में क्या झगड़ा हुआ नहीं हुआ मेरे को कोई मतलब नहीं उससे। सरतेज जी, इनका आप पर्सनल एक तरफ लिफाफे की बात करते हैं, आप एक तरफ एसएन रॉय की के घरेलू रिश्तों की बात करते हैं, लेना देना तो आपका इन बातों से साफ लगता है कि आप बहुत कुछ जानते भी हैं। जानता मैं फैमिली के बारे में जरूर जानता हूँ उनकी, मैं कब कह रहा हूँ उनकी फैमिली के बारे में मेरे को नहीं पता। हाँ, उनकी फैमिली का तो मेरे को पता ही है, इनका नहीं पता मेरे को, कुछ रोजी का नहीं वो पता। कह रही हैं कि आप उनके वकील थे, आप ये बोल रहे हैं कि ये पैसे मांग रही थी, पैसों का चक्कर था। आपने ये भी माना कि बहुत से लोग इस मामले में पड़े और मामला रफा दफा कराने और सुलह कराने की बात कर रहे थे। आप फिर कहते हैं कि मैं नहीं जानता। वो ऐसे है कि जो पैसे की बात है, वो जो मेरे सामने रिकॉर्डिंग आई है, जो मेरे पास एविडेंस है, उससे मेरे को पता है इस बात को, मैं बता रहा हूँ आपको। जो जैसे इनके पास सबूत है, हमारे पास भी कुछ सबूत है, वो सबूत तो मैंने देख रखे है ना। जो मैंने देख रखा है मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। जो मैंने देखा नहीं वो मैं कैसे बता दूं। हाँ। एक रिश्ता मैंने कभी इन्होंने मेरे को अपने घर में बुलाया, कभी इन्होंने कमरे में दिखाया क्या करते हैं, मेरे को क्या पता है लोग क्या करते हैं क्या। नहीं, इनके कमरे में तो झांक के आप नहीं देखा, लेकिन उनके बीच एसएन रॉय एंड उनके घर के बीच का रिश्ता क्या है, उनके कमरे का रिश्ता क्या है, सच्चाई तो आप वो भी नहीं जानते। किसी के कमरे की सच्चाई तो कोई तीसरा नहीं जान सकता ना। तो ना आप उधर सवाल उठाए, ना आप इधर सवाल उठाए। तो घर तो मेरे को पता है ना किसी का कहाँ रहता है, वो तो पता होगा, मेरे को वो भी नहीं पता होगा क्या। हाँ, तो घर पता होगा ना, कमरे के अंदर का रिश्ता थोड़ी ना पता होगा। बिल्कुल नहीं पता होगा। हाँ, तो फिर ये तो पता होगा कि डिवोर्स हुआ कि नहीं हुआ, ये तो पता होगा कि नहीं पता होगा ये मेरे को। हाँ, तो आप वही, आपको कभी बहुत कुछ पता है, कभी आपको बहुत कुछ नहीं पता है। जिस बेबाक के अंदाज में आज एसएन रॉय ने हमारे संवाददाता से बात की और कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना, आपको जो करना है कर लीजिए, ये अंदाजे बयां क्या कहता है, ये आपको पता है? मेरे को कोई मतलब नहीं इससे। आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने उनसे क्या बात करी नहीं करी, ये आपको पता हो। आप सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, ये भी आपको पता हो। मेरे को कैसे बताओ आप सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं? इस बात का मैं तो वो बोलती हूँ जो सब कुछ मैं टीवी पे दिखा सकती हूँ और जो सुबह से टीवी पर हम दिखा रहे हैं। पीड़ित महिला भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं और टीम को चाहेंगे कि वो भी रेडी रखे जब हम बताएं कि हमारे संवाददाता से जब एसएन रॉय ने बात की तो उन्होंने क्या कहा। मैं बोलना कुछ नहीं चाहता, लेकिन अलग ही अंदाजे बयां था। जो करना है कर लीजिए, यानी वर्दी की गर्मी और कुर्सी का रसूख इतना सर चढ़कर बोल रहा था कि कोई डर नहीं, जो करना है कर लीजिए। एक वीडियो रिलीज करा है, उनकी लेडी है। हाँ। जिसके अंदर की आप दिखाई दे रहे हैं, दिख रही है, और डांस करते हुए वीडियो है सारा, एक बंद कमरे के अंदर। अच्छा। और आप पे एलिगेशन लगाया उसने यौन शोषण के, वो तो आपको पता ही होगा बात का। अच्छा, ठीक है। तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में, आपकी बाइट यदि देना चाहें? कोई मैं बाइट नहीं देना चाहता हूँ, जो आपको करना है करो। ये केस कुछ और सर हम ये चाहते थे ना कि वन साइडेड खबर ना जाए, वर्जन लग जाए आपका। नहीं, वो वन साइडेड ही डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो ठीक है, ठीक है। हेलो, हमने कि एसएन रॉय ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वन साइडेड स्टोरी जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना है, जो करना है कर लीजिए। पीड़ित महिला भी हमारे साथ हैं, सरतेज जी भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर सवाल कई यहाँ पर खड़े होते हैं। अनिल आर्या जी, आपने देखा बातें कई हैं, एक एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, यौन शोषण का मामला है, एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। वो डीजीपी के पास जाती हैं, वो पुलिस थाने जाती हैं, वो चीफ सेक्रेटरी के पास जाती हैं, वो एडीजीपी के पास जाती हैं। जांच नहीं, एफआईआर चाहिए। देखिए, सरकार को या प्रशासन को अगर कोई महिला कोई शिकायत कर रही है तो उसकी तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, लीगल बाउंडेशन है। और इसमें दर्ज नहीं की गई। सरकार के लोग कह सकते हैं, प्रशासन के लोग कह सकते हैं कि हम इंक्वायरी कर रहे थे, हम जांच के लिए बुला रहे थे, वो सब नहीं है, वो सब बेकार की बात है। अगर कोई महिला को शिकायत कर रही है, यौन शोषण की बात कर रही है, महिला उत्पीड़न की बात कर रही है, तो आपको एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, उसमें कोई बचाव नहीं है। दूसरी बात, सरतेज जी ने एक बात की, वो जानते हैं कि दोनों पक्षों के लोग बीच में मिलते रहे, आते रहे। मैं सत्या जी से पूछना चाहता हूं कि वो जो लेन देन की बात थी, जो बार्गेनिंग की बात थी, अगर कोई यौन शोषण की बात नहीं थी, उत्पीड़न की बात नहीं थी, तो लिव इन रिलेशन की बात नहीं थी, तो बार्गेनिंग किस बात की कर रही थी? सरतेज जी बताइए। सरतेज जी आप हैं हमारे साथ? शायद बात नहीं करना चाहते, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बेनिफिट ऑफ डाउट हम जरूर देते हैं, एक बार और कोशिश करेंगे सरतेज जी से इस बारे में बात करने की। क्या आप सुन रही हैं मुझे? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, आपको लगातार सुन रही हूँ जी, क्योंकि लगातार सुबह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, लगातार आपकी आवाज को हम अपनी आवाज देकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यहाँ पर एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी है,
यहाँ पर एक आधिकारिक कनेक्शन भी है, एक अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और एक पॉलिटिकल नेता भी हैं, सुरेंद्र पवार, जिनका आपने नाम लिया था और जो इनेलो की टिकट पर जिन्होंने हाल ही में चुनाव भी लड़ा था। क्या अब दोबारा उनका आज कोई फोन आया? नहीं, उनका आज मेरे को कोई फोन नहीं आया है। हाँ। लेकिन उनके जो फोन आए वो सब मेरे पास रिकॉर्डेड है, जिसमें कि उन्होंने कहा जी पंचायती कर लो, पंचायती में तो मर्डर केसेस भी सॉल्व हो जाते हैं, ये तो कोई बात नहीं। और जो ये सतेज नरूला जी की जहाँ तक बात है, सतेज नरूला जी के पास मेरा फर्स्ट केस है ना, मेरे हस्बैंड से जो था सेपरेशन का, वो मैं लोअर कोर्ट से जीत चुकी थी। जब मेरा हाई कोर्ट मेरे एक मिनट बने रही है हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर, हरियाणा न्यूज की खबर का असर दिखाई दे रहा है। सरकार ने एसएन रॉय को छुट्टी पर भेज दिया है। बड़ी प्रमुखता से ये खबर हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं, दबाव भी बनाने की कोशिश की, मुद्दे को भी उठाया, आपकी आवाज बनकर आपके साथ थे। सरकार ने एसएन रॉय को छुट्टी पर भेज दिया है। क्या आपको इस बात की तसल्ली है? क्योंकि आपने कहा था कि जांच नहीं, एफआईआर चाहिए, कुर्सी पर बैठकर जांच नहीं होने देंगे एसएन रॉय, लेकिन हरियाणा सरकार ने रॉय को छुट्टी पर भेज दिया। क्या आप इस बात से खुश हैं, संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है न्याय मिलेगा? आप देखिए किस तरीके का न्याय मिलेगा। देखो आप खुद देखिए ना, ये छुट्टी पर भेजने वाला, आप बताइए, आज तक कोई छुट्टी पे नहीं, आज ही सारी बात हुई है और आज ही उसको छुट्टी पे भेज दिया। कमाल है, कमाल ही हो गया। नहीं, ये छुट्टी पर भेज दिया का मतलब ये भी तो है ना कि उनको उनके पद से हटाकर उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। फोर्स लीव है, उनको जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया है ताकि वो जांच में कहीं भी बाधा ना बन सके। नहीं, जांच में बाधा नहीं बन सके, नहीं, उनका कुछ और होगा कि उस दौरान ये कुछ और करें। नहीं, ये छुट्टी पे भेजने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं। एफआईआर करें, चाहे छुट्टी पे है चाहे किसी पे, मेरी एफआईआर करें। एफआईआर होना जरूरी है। बिल्कुल। आपको लगता है कि एसएन रॉय छुट्टी पर जाकर भी इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि उनके उच्च अधिकारियों के साथ रिलेशन है? हाँ, बिल्कुल। मैं कहती पूरे हरियाणा में कोई ऑफिसर नहीं है जिससे उसके रिलेशन ना हो। और ये जो सतेज नरूला जी हैं, ये तो बिल्कुल रोज बैठकर उनके साथ ड्रिंक लेते हैं। मुझे भी पता है, मुझे पता था यही, मैं जान रही थी कि पूरे चंडीगढ़ में अगर कोई एडवोकेट खड़ा होगा इस तरीके से तो वो सतेज नरूला है। क्योंकि सतेज नरूला ही एक ऐसे एडवोकेट है जो कि इस तरीके की बातें करना है। वो कह रहे हैं जी वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। उनको बोलो आपके पास तो सबूत है कि आप उनकी वाइफ को जानते हो, आप किसी पार्टी में इकट्ठे हुए हो, या कैसे ऐसे हवा में बातें करने से? मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि सुरेंद्र पवार ने, आपने मुझसे कहा था सुरेंद्र पवार ने मिलाया, वो पूरे इस रिश्ते के बारे में जानते थे। सरतेज जो वकील हमारे साथ जुड़े, ये भी आपके इस पूरे रिश्ते के बारे में जानते थे। आपने कहा कि सुरेंद्र पवार भी आप पर दबाव बना रहे थे चुप रहने का। सुरेंद्र पवार, हाँ जी, बिल्कुल। उसके कई दोस्त मेरे साथ, उन्होंने बात करी जिसकी सब कुछ मेरे पास है कि जी पंचायती तुम कर लो, कोई बात नहीं, निपटा लेते हैं। दिनेश अग्रवाल जी बने रहिए हमारे साथ। दिनेश अग्रवाल जी, आप सुबह मेरे साथ कार्यक्रम में थे, आपसे मेरी इस पर काफी गर्मा गर्म चर्चा भी हुई। क्या कहेंगे आप? महिला हमारे साथ अब जुड़ी हुई हैं। सुरेंद्र पवार इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़े थे, राजनीतिक बैकग्राउंड है, और ये जो पीड़ित महिलाएं, इन्होंने कहा था कि एसएन रॉय के भी इनेलो के नेताओं के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। देखिए नवजोत जी, मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, आपको पहली बात बता दूं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर बात महिला की सुरक्षा की है, महिला की सम्मान की है, तो पार्टियों को, नेताओं को हर चीज से ऊपर उठकर इंक्वायरी करनी चाहिए। क्या यहाँ इनेलो अपने किसी कार्यकर्ता के बारे में भी ये कहती है कि गलत करेगा तो हम इंक्वायरी करेंगे? यहाँ वो नेता हैं, आपकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, क्या इनेलो इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी, कोई जांच करेगी? मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात को जो कह रहा हूँ, पहले आप मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए बोलने का। सुबह जो चर्चा हुई थी उसमें आपके एंकर ने ये बोला था, छोड़ दीजिए, अभी महिला हमारे साथ है, उन पे बात करते हैं। दिनेश जी, हमारे आप या तो मेरे से लास्ट वर्जन ले लीजिए या आप मेरे से पहला ले लीजिए। मैं दोनों चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो महिला हमारे साथ है, वो जो कह रही है, अब मैं जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब। मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक बात कह रहा हूं, अगर सुरेंद्र पवार जी ने इस तरीके के मामले में कहीं संदिग्ध अपनी स्थिति रखी है, और अगर कहीं वो इन्वॉल्व हैं,
तो कानून को तो सजा देनी चाहिए, उससे पहले पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। चलिए, बहुत बेहतर, यही जानना चाहती हूं। मतलब क्या है, महिला कह रही है, देखिए एक मिनट मेरा सवाल, हाँ बताइए। पीड़ित महिला कह रही है कि सुरेंद्र पवार ने उनको फोन किया, उन पर दबाव बनवाया, कहा कि पंचायती मर्डर के केस भी पंचायती हो जाते हैं, फैसले हो जाते हैं। बात तो वही है ना। तो आप इसमें संदिग्ध वाली स्थिति क्या है? संदिग्ध इसलिए कह रहा हूं मैं, मेरी सुनिए आप दूसरे को भी बोलने का मौका दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुबह बात ये आई थी कि 2008 में इनका तलाक का मामला था और इनको मदद चाहिए थी, सुरेंद्र पवार जी के माध्यम से ये इस अधिकारी से मिली थी और उन्होंने कहा था कि ये सोनीपत में डिप्टी कमिश्नर रहे, उच्च अधिकारी हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने इनकी मुलाकात कराई थी, लेकिन उस मुलाकात को कराने का मतलब ये होता है कि आदमी किसी की मदद किसी से करवा। दिनेश जी, आप सुन रही हैं मुझे? जी मैं सुन रही हूँ। आप इनको जवाब दीजिए। इस बात से तो इनकार हम भी नहीं कर रहे हैं कि सुरेंद्र पवार जी ने, आप ही ने बोला था, मुलाकात करवाई थी और मदद का भरोसा दिया था, लेकिन उसके बाद जो रिश्ता आपका और एसएन रॉय के बीच हुआ उससे वाकिफ थे सुरेंद्र पवार और आपने अपनी परेशानी के बारे में उन्हें बताया भी। फिर आपने ये भी कहा था कि वो आप पर लगातार दबाव बनाते रहे हैं। बिल्कुल, उसका सारा कुछ मेरे पास सारी बातें हैं, जिसमें कि उसने मुझे बोला कि तुम मुझे अगर फोन करोगी, जब ये वाली बातें होने लगी मेरी और एसएन रॉय की, जब वो मुझे डिवोर्स पेपर नहीं दिखा रहा था, बार बार मुझे अवॉइड कर रहा था, मुझे लगा कि ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, तो मैं सुरेंद्र पवार के घर भी गई थी अपनी मदर को लेकर। मैं अपनी मदर को लेकर उसके घर गई, तब अभी इसको टिकट मिला था इनेलो का। हाँ। तो ये कुछ हवन करा रहा था, तो इसने मुझे वहां से भेज दिया, बोला कि साहब के सामने बात करेंगे। हाँ। साहब का मतलब एसएन रॉय के सामने, मैं चंडीगढ़ आऊंगा, मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। हाँ। प्लीज तुम समझो, मैं वहाँ आके बात करूंगा। हाँ। अच्छा, हम लोग वहाँ से वापस आ गए। हाँ। वहाँ से वापस आने के बाद इलेक्शन हुआ, बार बार ये मुझे मैं इसको फोन करती थी कि सुरेंद्र आप आकर बात तो सुनो, ऐसा हो रहा है। नहीं, कभी फोन उठाता था, कभी नहीं उठाता था। हाँ। तो जब एसएन रॉय से मेरे झगड़े होने लगे तो सुरेंद्र को एसएन रॉय ने सारी बातें बताई और सुरेंद्र ने मुझे बोला कि अगर तुम मुझे फोन करोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर ब्लैकमेलिंग का केस करूंगा। फिर मैं रिकॉर्डिंग में बोल रही हूँ कि तुम मेरे ऊपर ब्लैकमेलिंग का केस करोगे, क्यों करोगे, मैं तो तुम्हें सिर्फ सिंपल फोन कर रही हूँ। तो फिर उसने मुझे बोला अपनी हरियाणवी भाषा में कि मैं भीगता हुआ और क्या करूँ, मतलब कि मैं परेशान होता हुआ और क्या करूँ, मैं यही कहूंगा कि भी तुम ब्लैकमेलिंग कर रही हो और मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारा अगर आप कहें तो मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग सुना सकती हूँ फोन पर। जी बिल्कुल, आप रेडी रखिए, मैं आपके पास आऊंगी और मैं सुनना चाहूंगी, क्योंकि बड़े खुलासे के साथ परत दर परत खुल रहे हैं राज। यहाँ ये पूरा लव, शादी और धोखे का ये जो मामला है, राजनीतिक तार भी जुड़े हैं और प्रशासनिक तार भी जुड़े। मैं दिनेश जी से ये पूछना चाहूंगा, ये मामला सुबह से चल रहा है। हाँ बिल्कुल, सुबह से चल रहा है। सुरेंद्र पवार से आपकी या पार्टी की कोई बात हुई है, उनका कहना क्या है? नहीं। देखिए अनिल जी, और नहीं हुई तो क्यों नहीं की? अनिल जी, मैं आपसे बताऊं, मेरे को लगभग 3 बजे चैनल से फोन आया, फोनो लगाया गया, मुझे ये स्थिति बताई गई। मैंने सुबह चैनल को 3 बजे, दोपहर की बात है, मैंने ये बोला था उस समय भी कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से जितनी जानकारी मुझे मिली है। दिनेश जी, मेरे से बात की आपने, आप क्लीन चिट दे रहे थे, क्लीन चिट दे रहे थे सुरेंद्र पवार को। मैं नहीं दे रहा। बिल्कुल दे रहे थे, अब नहीं दे सकते क्योंकि महिला हमारे साथ है। आप मेरी बात तो पूरी होने दो ना। हाँ। मैं क्लीन चिट अगर दे रहा हूँ तो दिखाई दूंगा, आप मेरी बात पूरी सुनिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां तक जहां तक एक व्यक्ति किसी की मदद के लिए किसी को अधिकारी से मिलवाता है, वहां तक खत्म हो गई। अब उससे आगे प्लीज रिक्वेस्ट है, अब उससे आगे। अब मेरी 1 सेकंड तो मैं मौका दे दो मेरे को। सिंपल का सवाल था, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अरे साहब, आप प्लीज भूमिका केवल आधा मिनट दे दो। हुई या नहीं हुई? हुई तो मुझे केवल आधा मिनट दे दो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद के लिए किसी से मिलवाता है, वहां तक तो वो दोषी नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर उस मिलने वाले के और जिससे उसने मदद ली है, उन दोनों के बीच में कोई तालमेल होता है, वो मिलवाने वाला अगर उसमें इन्वॉल्व है, जैसा ये महिला कह रही है, अगर की बात ही नहीं, वो कह रही है इन्वॉल्व है क्या? अब अगर छोड़ दीजिए, वो कह रही है, आपके सामने बोल रही है। अब इनेलो जवाब तलब करेगा। मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा सा, मैं कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कहा है अब इन्होंने जो कहा है, इन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि सुरेंद्र पवार भी मतलब लगातार मुझ पर दबाव बनाते रहे, और सुरेंद्र पवार ने अगर इनके ऊपर दबाव बनाया है तो निश्चित रूप से हम केवल एक्शन नहीं लेंगे, खाली बातें नहीं करेंगे,
हम बड़ा एक्शन लेंगे और हम ये चाहेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो, केवल महिला को न्याय मिलना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। दिनेश जी, आपकी बात पे पूरा भरोसा है, पर मेरा बहुत छोटा सा सवाल है कि अगर 3 बजे भी आपको मसला पता चला और सुरेंद्र पवार का नाम आया, 3 और 8:30 के बीच में 5.5 घंटे गुजर गए, कोई जानकारी लेने की कोशिश सुरेंद्र पवार से कोई बात की, उनका पक्ष जाना, आपने कहा संदिग्ध, कोई कैसी कोई बात हुई, उनका क्या कहना, ये हमको जानकारी दे दीजिए। इस 3 से 8:30 के बीच में बात करने का प्रश्न इसलिए नहीं उठा क्योंकि 3 बजे जो बात थी वो बात कुछ और तो हो गई, थी और कैसी 8:30 बातें बजे करते बात हैं? एक महिला कह रही है, महिला के मुद्दों पर राजनीति करके वोट आप सब ले सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन अगर महिला कह रही है तो उसकी बात पर यकीन करके आप अपनी पार्टी के नेता या वर्कर से सवाल भी नहीं कर सकते। 5 घंटे गुजर जाने के बाद कमाल की बात करते हैं। मीडिया ने ये मामला उठाया तो उसके बाद इंक्वायरी चंडीगढ़ पुलिस को चली गई और अब SN रॉय को छुट्टी पर भेज दिया गया। FIR अभी तक रजिस्टर अगर आप हमें बोलने का मौका नहीं देंगी तो ये अन्याय है, मौका दे, अन्याय है, लेकिन ये अन्याय नहीं है। आप हमारी बात तो पूरी सुनो। हम आपसे ये कह रहे हैं कि 3 बजे जब आपने फोनो लगाया था उस समय ना तो ये महिला बोल रही थी, ना इस तरीके की बात आई थी कि सुरेंद्र पवार इसमें इनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात अब मेरे नोटिस में 8:30 बजे आई है। दिनेश जी, मान लिया 3 बजे आपको ये तो जानकारी मिल गई कि सुरेंद्र पवार के थ्रू किसी भी केस के लिए वो SN राय से मिली थी और SN राय की वजह से वो उत्पीड़न हुआ है और सुरेंद्र पवार जानते हैं दोनों पक्षों को। मतलब क्या आपने फीडबैक लेने के लिए, कोई बात करने के लिए कुछ बात की उनसे अभी तक? मैं अनिल जी बिल्कुल ईमानदारी से एक बात कह रहा हूँ, 3 बजे के फोनों में उस समय इस महिला का बयान नहीं था, लेकिन अब वो उनकी बातों से क्लियर हो गया, नहीं हुई। मैं आपके पास आना चाहूंगी खजान सिंह जी। बात यहाँ बड़ी है, बात यहाँ ये है कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस हो जाता है, एक FIR रजिस्टर, यौन शोषण के मामले में तुरंत FIR होती है और पुलिस FIR रजिस्टर करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। वो DGP के पास चले गई, DGP से ADGP के पास इंक्वायरी मार्क कर दी गई, ADGP के बाद वो चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के चक्कर काटती रही, कोई FIR अभी तक रजिस्टर नहीं हुई। अब SN रॉय को छुट्टी पर भेजा गया है, केस चंडीगढ़ पुलिस को दे दिया गया है, लेकिन उनका कहना है जांच नहीं, FIR चाहिए। क्या कहना है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, हाँ, जजमेंट है, हाँ, कि जब भी कोई महिला या कोई भी आदमी FIR के लिए जाता है और कोग्निजेबल ऑफेंस अगर अपराध ऐसा है तो उसमें तुरंत FIR होनी चाहिए। ये बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी रहा हूँ 10 साल और यहाँ भी वकालत की है, और जिस तरह से वकील साहब बात कर रहे थे वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की भी बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक जब वो वकील उस महिला के रह चुके हैं तो वो दूसरी पार्टी की बात ही नहीं कर सकते। हाँ, ये तो उनके साथ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है उनका। हाँ, तो ये तो एक बहुत ही अजीब और गरीब स्थिति है। महिला का उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ है और उसमें तुरंत FIR होनी चाहिए, अपराध दर्ज होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये स्पेसिफिकली कहा है कि जो भी पुलिस अधिकारी इसके लिए दोषी पाया जाएगा, जो FIR दर्ज नहीं करेगा, वो सीधा सीधा इसके लिए जिम्मेवार होगा। चलिए बेहतर। अम्मू जी, आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे पूरे मसले पर? क्योंकि बीजेपी व्यवस्था को बदलने की बातें करती है, महिलाओं को समान सुरक्षा देने की बातें करती है, लेकिन उसी के राज में अगर एक महिला को न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ती है, भटकना पड़ता है, तो सवाल खड़े होते हैं। एक FIR रजिस्टर होने में 2.5 महीने का समय लग गया। मैं 2 मिनट लूंगा जी बिल्कुल, पूरा समय है। जैसा मेरे पास आधिकारिक सूचना है मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के साथ भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माँ बहन बेटी सबकी बराबर है, परंतु जो भी इनके साथ हुआ है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दिन में भी कह दिया था कि कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा और इनके साथ न्याय होगा, कानून अपना काम करेगा। परंतु फरवरी के अंदर जब इन्होंने एक शिकायत करी SN राय के अगेंस्ट, उस FIR के जो उसकी वर्डिंग थी, FIR तो हुई नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो उन्होंने शिकायत दी, उस समय वर्डिंग थी, उस वर्डिंग के बारे में जो मेरे पास जानकारी है, उस समय जो इन्होंने मांग की, उस मांग में कहीं ना कहीं पुलिस ने जब अटॉर्नी जनरल की राय ली, तो उस राय में ये बताया गया कि भाई इन्होंने जो डिमांड की है कि भाई SN राय से मुझे ये रिलीफ चाहिए, उस विषय को लेकर थोड़ा सा मामला बिगड़ा। परंतु सरकार ने उस समय KP सिंह जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ADGP क्राइम है, उनको और चारू बाली को ये इसको विषय को जांच के लिए दे दिया गया। परंतु
मेरे मुताबिक मेरे को जो जानकारी है, चारू बाली जी ने इनको 1-2 बार बुलाया, ये शायद वहां पर नहीं पहुंच पाई, इस कारण से ये एफआईआर नहीं हो पाई। चलिए 1 मिनट, आप हैं मेरे साथ, आप सुन रही हैं मुझे? मैं चारू बाली जी से नहीं, मैं यही इनके बारे में कहना चाह रही हूँ। चारू बाली जी को मैं रिटर्न दे के आई थी कि मैं मेरा खुद का रिटर्न है, कॉपी मेरे पास भी है कि मेरे को केपी सिंह जी पर पूरा शक है कि वो उसकी हिमायत करेगा एसएन रॉय की, इसलिए मुझे आपके पास केस नहीं कराना। मैं उनको रिटर्न अपने हाथ से लिख कर देकर आई थी। और फिर जब सेकंड मीटिंग उन्होंने बोला कि 2 छुट्टियां हैं सैटरडे संडे की, मैडम फिर मंडे आप, मैंने बोला हाँ मैं मंडे 11 बजे आऊंगी। सुनिए आप, मंडे 11 बजे आऊंगी। 11 बजे मैं चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस गई हुई थी उस दिन। फिर मैंने मैडम को कॉल किया वहां से, मैंने कहा मैडम मैं आपके पास आज आऊंगी जरूर, लेकिन 3:30 पे आऊंगी क्योंकि मैं यहाँ सीएस ऑफिस में मुझे टाइम लग सकता है। तो मैडम ने बोला ठीक है तुम 3:30 आओ। 3:30 मैं गई हूँ, वहां पर मैंने सारा अपना पूरा तैयार किया हुआ दिया है कि मुझे आपसे इंक्वायरी नहीं करानी, मुझे आपसे कोई स्टेटमेंट अपनी नहीं देनी है, मुझे अपना जो केस है, अपनी जो कंप्लेंट है वो मुझे कहीं और ट्रांसफर करानी है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चारू बाली जी ने मुझे बुलाया है। आप बेशक उनसे पूछिए, ये सब झूठ है, ये सब झूठी बातें हैं। अच्छा, आपने केस क्यों ट्रांसफर करने की बात की थी? ट्रांसफर क्योंकि केपी सिंह एसएन रॉय के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। मैं इतने सालों से एसएन रॉय के साथ रही हूँ, मुझे सब पता है हरियाणा में कौन उसके क्लोज है कौन नहीं है। मैं जानती हूँ, वो मुझे बताता होता था। और आप सुरेंद्र पवार जी की रिकॉर्डिंग सुनिए, बिल्कुल सुनाइए। जब उसने मुझे धमकाया, जब मैं उसे कॉल करती थी, फोन करती थी, उसने मुझे धमकाया कि तू एक काम कर, कंप्लेंट डाल दे और ऐसे कर। सुनिए जी, सुनाइए। नहीं, आपने मेरे को बात कही कि मैं अब ये कंप्लेंट दूंगा झूठी कि भी मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। कमाल ही हो गया। इसलिए बोला क्योंकि सारी बात में तुम दोनों थे, राय साहब और आप थे। रवि कहाँ से बीच में आ गया? और अब आप कह रहे हो, अगर मैं आपको ये बात खत्म करने के लिए बोल रही हूँ, अब आप कह रहे हो मैं तेरे खिलाफ, तू मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट देना, तू मेरे खिलाफ कंप्लेंट देना दे, लेकिन मैं तेरे खिलाफ झूठी दूंगा कंप्लेंट। वाह, मैंने आपके साथ क्या गलत किया? अगर आप सारे पूरी बातों में बीच में थे, मेरे आदमी से बनने नहीं दी, सारे केस के पैसे देते रहे, वैसे देते रहे, सारी चीज में थे, तो मैं आप ही को तो फोन करूंगी। अब आप उस चीज की अगर गलत कंप्लेंट दोगे थाने में कि जी मैं ये देता हूँ कि मेरे ब्लैकमेल कर रही है, हाँ अच्छी बातें सोच रखी है आपने। क्या कर जाओगे? किस लिए मैंने आपको फुद्दू समझ लिया? किस लिए? नहीं, आप क्या कह रहे हो कि खिलाफ कंप्लेंट दूंगा? ये कौन सी नई बात आप लेके आए हो? मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ? नहीं, मैं आपको ब्लैकमेल कर रही हूँ। हेलो, हमने हालांकि आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो रही है कि आप और सुरेंद्र पवार बात कर रहे हैं। दिनेश जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो केवल एक बात ये कहना चाहूंगा कि सुबह जो बात चली थी दोपहर को, वो ये चली थी कि भाई सुरेंद्र पवार जी ने मुझे उनसे इसलिए, खजान सिंह जी यूं हाथ नहीं कीजिए, दूसरे को भी मौका दो, आप भी बोल नहीं, आप इस तरीके के हाव भाव दिखा रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या गलत बोल रहा हूँ। मैं तो बोल ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह ये बात चली थी, ये मैडम की बात जो सुनाई थी आपके एंकर ने, इन्होंने कहा था कि सुरेंद्र पवार जी ने मुझे इनसे इसलिए मिलवाया था कि ये अपने हस्बैंड से तलाक का कोई मामला था, उसमें मदद चाहती थी, उस मदद के लिए उन्होंने इनको मिलवाया। लेकिन वो 2008 की बात है, आज 2015 है, इस बीच में इनके क्या संबंध रहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सुरेंद्र पवार इनके मामले में बीच में पढ़कर वो धमकी, अगर वो ये धमकी दे रहे हैं जैसा ये कह रही हैं, हम इनकी बात पे यकीन कर लेंगे। अगर वो धमकी दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि हम उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेंगे पार्टी की तरफ से, और एक महिला के मान सम्मान के लिए हम मतलब महिला को नीचा नहीं देखने देंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया, अच्छा लगा ये सुनकर, और इंतजार करेंगे कि जल्दी इस पर हो। मेरे पास रेनू सिंह जुड़ी हुई हैं, वकील हैं। रेनू जी, आप सुन रही हैं मुझे?
बिल्कुल मैं सुन रही हूँ नवजोत जी, बताएं। रेणु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरा मामला है, आईएएस अधिकारी हैं, उन पर शादी के नाम पर झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगा है। वो कंप्लेंट करती हैं, एफआईआर नहीं होती है। कानून की नजर में क्या है, कितनी जल्दी ऐसे मामलों में एफआईआर होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है, ये जानना चाहूंगी। आपने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न ही, वो तो जगत जाना हुआ फैक्ट है कि अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तो ये बड़ी स्ट्रिक्ट रूलिंग है कि जहाँ कहीं पर भी महिला का यौन शोषण या महिला का बलात्कार जैसी कोई भी केस अगर पीड़िता या कोई पीड़िता का शुभचिंतक लेकर के कंप्लेंट जाता है, तो सबसे पहली बात ये कि बिना ये सोचे कि ये सच है या झूठ, ये फंसा रहे हैं नहीं, पहले सबसे पहला जो पुलिस के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो एफआईआर दर्ज करें। और उसी कड़ी में ये भी आपको बता दूं कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है तो जो पीड़िता है उसकी सीधी एक्सेस बिना किसी मिडिल मैन के सीधी एक्सेस पीड़िता की है, लोकल कोर्ट में चली जाए, सीआरपीसी 156(3) में अपनी एक एप्लीकेशन दे और सीधे मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो प्रथम श्रेणी का होगा वो उसमें तुरंत आदेश कर देता है और एक पोस्टमैन के जैसे होता है कि वो तुरंत थाने पे, जो संबंधित थाना होता है वहां पे वो आदेश की कॉपी चली जाती है और 24 घंटे के अंदर, क्योंकि देखिए 376 जैसे चार्जेस कोई लड़की लगा रही है 373 आईपीसी के, तो एक चीज तो तय है कि वो इन्हीं पे क्यों लगा रही है, औरों को क्यों नहीं लगा रही है। एक मिनट रेणु जी, बने रहिए, आप सुन रही हैं मेरी बात। इन्होंने कहा कि अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही थी तो आप कोर्ट में जाकर रजिस्टर करवा सकती थी, क्या आपने ये कोशिश नहीं की? नहीं, मेरी कोशिश आगे यही थी कि मैं कोर्ट में जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं, मेरा बिल्कुल यही स्टेप था। लेकिन हाँ जी, मेरा यूं ही था। लेकिन मुझे एसएन रॉय ने ये भी कहा था कि मेरे तो लोअर कोर्ट के जजेस भी बहुत मेरे जानकार हैं, मेरे तो बहुत है, इसलिए मैं उस चीज से भी डर रही थी। इसीलिए मैंने बताया कि मेरी किसी तरीके से पहले एफआईआर हो, क्योंकि वो बोलता है कि जब तक मैं अपनी सीट पे रहूंगा मैं तुम्हारा कुछ, मेरे को भी यूं है कि जब तक वो एफआईआर नहीं होती वो मतलब कुछ भी पहुंच वाला आदमी है, वो कहीं कहाँ तक कोर्ट तक कहलवा दे, क्या कर दे, मेरे को बार बार धमकाता था वो इस बात के लिए। पैसों के लेन देन की बात क्यों उठी फिर इसमें? हेलो, पैसों की लेन देन की बात क्यों उठी? हाँ, कई बार उसने, उसके बीच में मीडियोकर कई लोग थे जो कि जिन्होंने मेरे को बोला कि तुम लोग पंचायती आपस में वो कर लो कि चलो तुम्हारी भी आगे लाइफ है, जो कुछ भी है तो तुम आगे ऐसा कर लो वैसा कर लो, इस तरीके की बातें अक्सर होती रही। और एसएन रॉय ने भी मुझे कहा था पैसे पकड़ लो, कोई बात नहीं, मैं आगे देखता हूँ, नहीं मेरा डिवोर्स हो चुका है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा पेपर, तुम मेरे पे विश्वास रखो, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए, इस तरीके की बातें करते थे ये लोग। एसएन रॉय या बाकी लोग, ये आपकी जब कंप्लेंट आपने दी एफआईआर के लिए, उससे पहले की बात है कि बाद की बात है? हाँ जी, नहीं, मेरी कंप्लेंट देखिए भाई साहब, मेरी कंप्लेंट देने के बाद की बातें हैं। और सोनीपत में कौन कौन लोग हैं, मैं आपको एक एक की बात लेके आऊंगी, एक एक की सारी चीजें हैं मेरे पास। हाँ, लेकिन सवाल यहाँ पर, एक मिनट में मैं आ रही हूँ, उनके पास भी जा रही हूँ, वकील भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अम्मू जी, बात क्योंकि आपने कहा, पूरी तरह बात आपने उठाई थी एफआईआर को लेकर, इसीलिए वकील साहिबा को भी हमने जोड़ा। वकील ने कहा कि 376 का जब मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं, खजान सिंह जी ने भी कहा था और जो वकील है उन्होंने इस पर स्टैंप भी कर दिया है, इमीडिएटली एफआईआर होना चाहिए, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कुर्सी का दबदबा इतना ज्यादा हो जाता है कि एक आम महिला, एक आम इंसान अगर एफआईआर रजिस्टर करवाने की कोशिश करता है तो उसे दर दर भटकना पड़ता है? जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि मुझे उनके और पुलिस अधिकारियों के संबंधों के ऊपर शक था, इनकी एप्लीकेशन के ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए हरियाणा के डीजीपी वाईपी सिंघल जी ने कल ही इनकी एप्लीकेशन को चंडीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक को ट्रांसफर कर दिया। वो अब हुआ है पूरा मामला, मैं वही बता के बाद मुझे मैं वही बता रहा हूँ, फरवरी के अंदर, मार्च से उन्होंने फरवरी में, जो दी 2.5 महीने फरवरी में एक बात और भी बोली है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि जब विधानसभा के चुनाव थे तब वो सुरेंद्र पवार अपना कोई हवन करा रहे थे, तब मैं इसी मैटर पर, बड़े मुद्दे पर चले दिनेश जी, हम यहाँ सुरेंद्र पवार जी को क्लीन चिट नहीं दे रहे। और हम अगर एक महिला आरोप लगा रही है, अपनी इज्जत को ताक
पर रखकर, दाव पर लगाकर अगर एक महिला न्याय की गुहार की बात कर रही है, मैं ये सिर्फ सवाल इतना है, एफआईआर तो पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी, रजिस्टर होनी चाहिए थी, एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं हुई? पहले ही दिन रजिस्टर होनी चाहिए थी। हाँ। और अगर नहीं हुई तो इनको कोर्ट में अब तक चले जाना चाहिए था, नहीं गए तो इनको अब चले जाना चाहिए। मैं एक चीज सिर्फ आधा मिनट लूंगा, चाहिए चले जाना चाहिए, ऊपर उठ के व्यवस्था कब बदलेगी? नवजोत जी केवल आधा मिनट लूंगा मैं, केवल आधा मिनट। अनिल आर्य जी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि गुड़गांव के नगर निगम का एक आईएएस अधिकारी का भी एक इसी तरीके का रंगीन मिजाजी का मामला गुड़गांव में आया था। उन्होंने एक 5 स्टार गुड़गांव के 5 स्टार होटल में वहां काउंटर गर्ल के साथ जो बदतमीजी की, जो छेड़छाड़ की, सरकार ने उनको भी यहां से केवल तबादला मात्र कर दिया था उनका। अगर सरकार उस समय एक्शन ले लेती, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो जाती, तो शायद अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी जुर्रत ना होती, ऐसी हिम्मत ना होती जो आज इनके साथ। यहाँ पर वो मामला भी याद करना जरूरी है जहां पर रुचि का टेनिस खिलाड़ी के साथ राठौर जो उस वक्त उच्च अधिकारी थे वो हुआ था, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, वो मामला। तो ये नहीं है जो रसूखदार लोग हैं जो अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, पावर का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं चीजें कई बार मैनिपुलेट हो जाती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अम्मू जी, बड़ा सवाल यही है, एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुई? मैं बताता हूं आपको, जो एफआईआर का विषय है, आपने जो कंप्लेंट पुलिस महकमे को उस समय पुलिस स्टेशन में जब दी फरवरी के समय, इन्होंने उस समय के अंदर जो एप्लीकेशन के अंदर जो बातें लिखी, आप इनसे पूछना चाहिए आपको, जो मेरे पास जानकारी है, मेरे पास जो जानकारी है मैं उसके ब्याह पे बात कर रहा हूँ। इन्होंने उस एप्लीकेशन के अंदर एसएन राय से तलाक का और शादी का विषय का उन्होंने जिक्र किया है, उसके ऊपर एफआईआर का विषय कहीं पर नहीं था। इन्होंने कहा कि मुझे उनसे तलाक दिला दो और मेरी शादी करा दो, इस प्रकार की बातें उन्होंने एप्लीकेशन में शायद लिखी है, मुझे पूरी जानकारी नहीं। क्या आप सुन रही हैं ये जो कह रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, हाँ मैं सुन रही हूँ। मैंने ये लिखा था, सुनिए। मैंने ये लिखा था उसमें एंड में कि इसको मैंने, क्योंकि मुझे अभी तक भी आज तक मुझे ये क्लियर नहीं है कि वो अपनी वाइफ के साथ रह रहा है और उसका डिवोर्स नहीं हुआ। हो सकता है उसका डिवोर्स हो गया हो, मैं अभी भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो मेरे को उसने डिवोर्स ही बताकर रखा है। मेरे को जहाँ से सुनने में आया और उसकी बातों से मुझे लगा कि वो जो शख्स है वो मुझे झूठ बोल रहा है। अभी तक भी मैंने उस एप्लीकेशन में भी लिखा कि ये मुझे लगातार अवॉइड कर रहा है, इसने लगातार मुझे यूज किया है, और ये मुझे डिवोर्स पेपर दिखा दे और उसके बाद मेरे साथ शादी करे, क्योंकि शादी का वादा करके ही तो इसने फिजिकली रिलेशन रखा ना मेरे साथ। तो मुद्दा तो वही है। आपने जो शिकायत दी थी, उस शिकायत में एसएन राय के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी या नहीं की थी? नहीं, देखिए वो तो अंडरस्टूड है, मेरी बात सुनिए। एफआईआर की मांग करना क्या होता है? एक चीज मैं दे रही हूँ जिसमें जो बनता है क्लोज। चलिए, रेणु जी वकील हमारे साथ है, रेणु जी क्या कहेंगी इस पूरे मामले पर? देखिए, इसमें जो पीड़िता है, एक चीज तो बिल्कुल तय है कि पीड़िता क्या चाहती है, वो तो बिल्कुल स्पष्ट होना ही चाहिए इनकी कंप्लेन में, ठीक है? क्योंकि पीड़िता सिर्फ किसी चीज की सूचना दे रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि वो क्या चाहती है। तो ऐसी स्थिति में ये बात सच है कि फिर थोड़ा डिले तो होगा, क्योंकि जो भी अथॉरिटी को उन्होंने वो पत्र लिखा है वो ये तो जरूर जानना चाहेंगे ना कि पीड़िता आखिर चाहती क्या है। दूसरी बात है, अगर अथॉरिटीज को कहीं पर ऐसा लगता है कि पीड़िता का अगर यौन शोषण हुआ है तो एक कॉग्नाइजेबल क्राइम हुआ है, और भारत की आईपीसी ये कहती है और पुलिस एक्ट ये कहता है और सीआरपीसी ये कहता है कि जब कभी भी कॉग्नाइजेबल कोई ऑफेंस हुआ है, यानी कि संज्ञेय अपराध हुआ है, तो अथॉरिटीज को सुओ मोटो उसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही एफआईआर के रूप में तुरंत कर लेनी चाहिए थी, जब अथॉरिटीज को मालूम है कि ये एक सीधे सीधे यौन शोषण का मामला लग रहा है। और पीड़िता रेणु जी, जैसे पीड़िता ने ये कहा कि वो इन्हें बता नहीं रहे कि वो डिवोर्स्ड हैं या शादीशुदा हैं, या तो वो अपना प्रूफ दें और उनसे उनकी शादी कराई जाए, क्योंकि उनका उनके साथ रिलेशनशिप रहा है। तो ऐसे में क्या जब ये पुलिस के पास कंप्लेंट गई, पुलिस इस पूरे मामले को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंशन करती है रिलेशनशिप की बात, शोषण की बात, तो क्या पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेके एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए?
बिल्कुल करनी चाहिए थी। पुलिस को पीड़िता को बुलाना चाहिए था, स्वयं संज्ञान लेते हुए पीड़िता को ऑफिस में बुलाना चाहिए था। महिला पुलिस अधिकारी को उसके साथ बैठना चाहिए था, पूरी बात पूछनी चाहिए थी और फिर उसको बताना चाहिए था कि अब इसमें अगर एफआईआर कायम करानी है तो आप हमें तहरीर लिख करके पुनः दे दें। और ये इतना छोटा सा काम था, इसको किया जा सकता था। रुकिए रेणु जी, आप सुन रही हैं मेरे साथ? आप इसके बाद आपने कहा कि आप डीजीपी के पास गई, तो क्या डीजीपी को जो आपने लिखित कंप्लेंट दी उसमें आपने क्या लिखा? हाँ जी, डीजीपी को जो लिखित कंप्लेंट दी, लिखित कंप्लेंट में मैंने सारा कुछ दिया है। हाँ। इतने सालों से ये मुझे यूज करता रहा और इसने मुझे शादी का झांसा देकर और मुझे कहा कि मैं भी लाइफ में अकेला हूँ और तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और मेरे 2 बच्चे हैं जो कि सरकारी निवास पर रहते हैं। अच्छा, ये 1 मिनट, आप ये बताइए कि डीजीपी को कंप्लेंट आपने कब दी थी? ये वाली डीजीपी को कंप्लेंट मैंने 2 फरवरी को दी थी। और एक चीज और मैं बताऊंगी कि आपने अभी बोला, अभी पता नहीं किसने बोला, किन भाई साहब ने बोला कि जी कल आपका ट्रांसफर केस डीजीपी ने चंडीगढ़ को कर दिया है। सुने जाइए, मैं 10 बजे की गई हुई आईजी ऑफिस चंडीगढ़, मेरी बात सुनिए, 10 बजे की मैं वहाँ पहुंची हुई, 12 बजे वो आरएस उपाध्याय जो आईजी हैं, पहले वो मुझे आईजी साहब से मिलने नहीं दे रहे थे कि जी निधि आप पहले आप डीएसपी साहब से मिलिए, लेकिन मैं अड़ गई वहां पर, नहीं मुझे आईजी साहब से मिलना है। फिर मैं आईजी साहब से मिली और आईजी साहब ने कहा हमारे पास इस तरीके की कोई नॉलेज में हमारे नहीं है कि हमारे पास कोई हरियाणा से ट्रांसफर होकर कोई केस हमारे पास कोई कंप्लेंट आई हो। तो फिर मैंने बोला कि सर ठीक है, अभी मैंने तो कब से दे रखी है कि चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया जी, आप चेक कर लो। उन्होंने सारा चेक किया लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं आई हुई थी हरियाणा से, डीजीपी ने कोई कंप्लेंट नहीं मेरी भेजी हुई थी। अच्छा, आपसे ये भी सवाल है, डीजीपी के पास तो आपने कहा फरवरी में गई, फिर फरवरी उसके बाद उन्होंने एडीजीपी को मार्क कर दी, फिर आप चीफ सेक्रेटरी के पास भी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी के पास जब आप गई, आप मिली, क्या आपने उन्हें भी लिखित में पूरा मामला ये बताया कि आपका यौन शोषण होता रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप 2008 से अब तक कायम रखे हैं एसएन रॉय ने? हाँ जी, मैंने सब कुछ लिखित में दिया। अच्छा सुनिए, 1 मिनट माफ कीजिएगा, क्या उसमें लिखित में आपने ये भी दिया कि 2 बार आप गर्भवती हुई और आपका गर्भपात करवाया गया? बिल्कुल मैंने दिया है। तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद क्या रह गया पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने में? बड़ा सवाल है। महिलाओं की बात हो तो हम इतने बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट मांगने तक चले जाते हैं, लेकिन जब बात एक उच्च अधिकारी की आती है तो फिर हम कानून की बातें करने लगते हैं। रेणु जी, जितना जो भी पीड़िता ने कहा है उसके बाद आप क्या कहेंगी? अब तो मैं इनको ये कहूंगी कि ठीक है, ये हरियाणा के अंदर तो मुझे लग नहीं रहा है कि इनको न्याय मिलेगा, लेकिन जो अपराध हुआ है वो चंडीगढ़ में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा हुआ है, तो चंडीगढ़ से इनका कॉज ऑफ एक्शन बनता है। और मैं ये चाहूंगी कि जो भी इन्होंने एप्लीकेशन कहीं भी दिया उसके बावजूद भी दोबारा चंडीगढ़ में वो एक एप्लीकेशन दे, इस बार रजिस्टर्ड, इस बार कहीं जाए ना, एक रजिस्टर्ड ये तहरीर लिखिए, उसको नोटराइज कराइए और बाई रजिस्ट्री आप वहां पर भेजिए। और यदि ये लोग 24 घंटे के अंदर आपकी एफआईआर नहीं लिखते हैं तो मैं आपको रास्ता बताती हूँ, बहुत सीधा और सरल रास्ता, सुगम रास्ता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर धोखा दे करके शादी का किसी लड़की का इस तरह से शोषण किया जाता है तो ये हर हालत में बिल्कुल गलत है और ये संज्ञेय अपराध है, एक सीरियस गंभीर अपराध है। पहले चरित्र प्रमाण पत्र ये पावर में बैठा हुआ आदमी देगा जो इस तरह से शोषण करता रहा। ये तो सिर्फ इतना ही प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि सरकार ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। कितना जायज है कानून की नजर में और आपकी नजर में रेणु जी? मेरी नजर में तो ये मैं पिछले 35 वर्षों से ये जो यौन शोषण और यौन हिंसा इसी के अगेंस्ट कार्य कर रही हूँ और मेरी नजर में इससे ज्यादा घिरी हुई भूमिका कोई निभा नहीं सकता, चाहे वो सरकार में बैठा चाहे कहीं, कि उसको छुट्टी में भेजा जाए एक अपराधी को। जी बने रहिए रेणु जी। कितना जायज है खजान सिंह जी सिर्फ छुट्टी पर भेज देना? देखिए, बहुत ही गंभीर आरोप महिला ने लगाए हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि के आरोप हैं और मैं ताजुब कर रहा हूँ कि माननीय डीजीपी के सामने ऐसी कंप्लेंट हो, देखिए ईमेल एफआईआर रजिस्ट्रेशन के माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार उनका जगह जगह उद्घाटन किया, ईमेल एफआईआर दर्ज होंगी और यहाँ
चिल्ला चिल्ला कर एक महिला कह रही है और आप सुबह से दिखा रहे हैं, अभी 5 घंटे की डिले हो गई। अगर सुबह आपने जैसे ही चैनल खोला था, अगर सारे हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूरे देश के पुलिस के अधिकारी सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ अब तक, अब भी क्या लेट है। अब तो वो चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं मेरा गर्भपात हुआ, 2 बार मेरे साथ उसने इस तरीके का शोषण किया। तो ये बहुत शर्मनाक है, एक नेक्सस है पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक और पूरा एक इस तरीके का जो नेक्सस है, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस। बड़ी बात। अनिल आर्या जी, इसी पर मैं आना चाहती थी। बड़ा सवाल, देखिए, अगर किसी अपराधी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, हाँ। तो वो उच्चाधिकारी भी है, हाँ। तो इसका बड़ा सीधा सीधा मतलब है कि सियासी दबाव है, इसलिए राजनीतिक संरक्षण है, पूरी संरक्षण है। चीफ सेक्रेटरी तक मामला चला गया। देखिए, चीफ सेक्रेटरी को लिख के दे चुकी है और चीफ सेक्रेटरी को बड़ा क्लियर कट लिखा है, जैसा महिला बता रही हैं, हाँ। कि यौन शोषण हुआ है और 2 बार गर्भपात हुआ है, ये टीजीपी को भी लिखा है। हाँ। उसके बाद उसकी इंक्वायरी की जरूरत क्या पड़ी, केपी सिंह या चारूबाली, तो टीम बनाने की जरूरत क्या थी? आपको कोई महिला लिख के दे रही है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आपके सामने है, हाँ। और इतना संगीन आरोप किसी सीनियर अधिकारी पे लग रहा है, हाँ। अगर आपको छुट्टी में भेजना था तभी भेज देते। और 2 फरवरी आप कानून को ताक पर रख रहे हैं। आज 2 फरवरी से आज हम 14 अप्रैल पे 2.5 महीने गुजर गए, 2.5 महीने गुजर गए और वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। सुबह 5 घंटे से तो आप दिखा रहे हो चैनल पे, बिल्कुल 5 घंटे से चैनल दिखा रहे हो, तब भी एफआईआर नहीं है। बड़े अभी भी एफआईआर नहीं है, उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। नवजोत जी, एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज आधा मिनट में लेना चाहूंगा। देखिए, टेलीविजन पर बैठकर नैतिकता की बातें तो करना सब लोग जानते हैं, कर लेते हैं टेलीविजन पर, परंतु उनको अमल में जरूर लाना चाहिए। खाली बातें करने से गुजारा नहीं होगा। हम पहला शब्द हम ये कहते हैं कि एक महिला ने जब कंप्लेंट दी तो एफआईआर तो तुरंत दर्ज होनी चाहिए थी उसी वक्त। जांच बाद का विषय है कि उसमें कौन दोषी और कौन दोषी नहीं है। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि ये जो व्यवस्था के खिलाफ हम बोल रहे हैं, इस व्यवस्था को बदलने की हम बात कर रहे हैं। खजान सिंह जी, आप एक वकील के नाते बोले, बहुत अच्छा लगे, लेकिन आप एक कांग्रेसी होने के नाते बोल रहे हैं। मैं किसी का बचाव नहीं करना चाहता, ये महिला के सम्मान की बात है। महिला, किसी के भी राज में महिला के साथ अपमान हुआ है वो निंदनीय है, चाहे वो इनेलो का राज हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का। अगर महिला का अपमान हुआ है, हम उसकी पुरजोर निंदा करेंगे, हम महिला के सम्मान के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे। परंतु आप एक बात बता दीजिए कि आपके शासन के दौरान डीजीपी के कार्यालय में महिला, मैडम प्लीज सुन लीजिए, महिला जहर खाकर मर गई, आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी। हम इस बात की निंदा कर रहे हैं कि ये एफआईआर क्यों नहीं हुई, परंतु आप जिस बात को कह रहे हैं, आप अपने अंदर भी झांकिए कि आपको भी शासन मिला था करने को। ताजुब की बात है, ताजुब की बात है, ताजुब की बात है दिनेश अग्रवाल जी, कहीं हमें व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2 बातें जी, पहली बात तो एसएन राय हो या कोई भी हो, बिल्कुल, अगर महिला ने जैसे आपके चैनल पे वो सुबह से बोल रही है, मैं तो कहूंगा कि उसको न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा। और उनके जो आज आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सुबह से आप न्यूज दिखा रहे हैं, आपकी खबर का असर इस बात का नजर आता है कि एसएन राय को छुट्टी पर इसलिए भेजा है कि एक अधिकारी अगर अपनी कुर्सी पर बैठा गलती पर डबल गलती हो गई, और गलत कर दिया गया, छुट्टी पर भेज दिया, आप चैनल पे दिखा रहे हैं, और गलत कर दिया गया। गलती तो थी, उसको और गलत कर दिया गया, नहीं हुई अभी तक। एक आईएएस अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने प्रभाव का नाजायज दुरुपयोग ना करे, छुट्टी पर जाने के बाद भी करेगा। दिनेश बाबू सुन लीजिएगा, सुन लीजिए, छुट्टी पर जाने के बाद बात है एफआईआर लॉन्च की, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी, अब तक हो जानी चाहिए थी। अगर मैं कहूं कि कंटेंट्स एफआईआर के अंदर जो इन्होंने बताए हैं और उनके बाद इनके कहने के ये कोई एक्सक्यूज नहीं है सर, मुझे मैं एक्सक्यूज नहीं, मैं एक्सक्यूज का मामला नहीं, ये मामला है कि वो महिला कह रही है मैं लिख के दे चुकी, मैं चीफ सेक्रेटरी को दे चुकी, मैं डीजीपी को दे चुकी, मैं एडीजीपी को दे चुकी, 2 बार गर्भपात। आपने आधा मिनट मांगा, मेरे को बोलने दीजिएगा, 1 मिनट अनिल, 1 मिनट। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, उनके साथ आज जो भी हुआ वो सब देख रहे हैं, पूरा हरियाणा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं कहता हूं उनके साथ अन्याय हुआ है और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनके साथ हरियाणा की सरकार खड़ी हुई है और उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार जिसने भी किया है, जो उनके साथ अनैतिक कार्य हुआ है, उसकी सजा उस अधिकारी को मिलेगी। आप आज देखिएगा, जैसे इन लोगों ने जैसे डिमांड करी कि इनके केस को तुरंत वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, चंडीगढ़ प्रशासन को महानिरीक्षक को केस दे दिया गया। परंतु अधिकारी को छुट्टी पर भेजकर गलत को और गलत कर दिया। इसमें कोई भी अधिकारी हो,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता मुझे हो छोटा सा इस सवाल। केस में बचना नहीं चाहिए। अब मुझे एक छोटा सा सवाल जी, 2 फरवरी को कंप्लेंट दी जाती है, डीजीपी को भी दी जाती है, चीफ सेक्रेटरी को भी दी जाती है। आपकी सरकार को 2.5 महीने बाद ये सुध क्यों आती है? मैं मान लेता हूँ कि अधिकारी को छुट्टी पे भेज के आपने सजा दी, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। 2.5 महीने बाद क्यों? अनिल, सेम डे क्यों नहीं? अनिल, मैंने फिर बताया आपको, जब इन्होंने फरवरी के अंदर कंप्लेंट दी तो उसके एफआईआर के कंटेंट्स आपके चैनल पर वो लाइव हैं। अगर उस एक मिनट रुकिएगा, अगर उस एफआईआर की कंटेंट्स को अगर आप दिखा दें कैमरे को उधर उस एप्लीकेशन एफआईआर के, भाई रुकिएगा भैया, परंतु पुलिस अधिकारियों, सरकार ने तुरंत, अनिल सुनिएगा, सरकार ने तुरंत एडीजीपी क्राइम और चारूबाली जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उनकी टीम बनाकर उन्होंने उनको कॉल किया। डीजीपी के पास गई, मैं चीफ सेक्रेटरी के पास गई, उन्होंने कहा मेरा यौन शोषण हुआ है, एफआईआर क्यों नहीं हुई? आप नवजोत इनसे कहते क्यों नहीं अपने कैमरामैन से वो एप्लीकेशन जो इन्होंने फरवरी में दिखाई थी उसको दिखाएं चैनल पर। हमारे साथ रेणु जी ने कहा भाई नहीं दिनेश, महिला कह रही है कि मेरे साथ 2 बार गर्भपात हुआ है, 5 घंटे से पब्लिक डोमेन में है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कभी भी नहीं बख्शा जाएगा, उसके साथ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज मामू जी 5 घंटे से पब्लिक डोमेन में ये बात चैनल दिखा रहा है और 5 घंटे में तो एफआईआर आपके सामने आ जानी चाहिए। आप पर मैं दोनों एडवोकेट देखिए, आप इस बात के लिए अगर जी आप पर मैं दोनों एडवोकेट हैं, देखिए आप ये वाले कंटेंट्स के ऊपर देखा जाता है। मैं एक अनुरोध कमाल कर रहे हैं, तो आप मना कर रहे हैं जो उसके एलिगेशन है उस पर एफआईआर होनी चाहिए। मैं कहता हूँ 100% एफआईआर होगी। फिर अब उन्होंने जो कब होगी? 5 घंटे से पब्लिक डोमेन में, मैं कहता हूँ कार्रवाई 5 चालू घंटे है। से पब्लिक डोमेन में मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं और पूरे देश के नेता सुन रहे हैं और पूरे देश और हरियाणा की पुलिस सुन रही है, परंतु जो पब्लिक डोमेन में आने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। केवल आधा मिनट चाहिए मुझे, सिर्फ आधा मिनट भेजा है। छुट्टी पे भेजना कहाँ का जस्टिफिकेशन है? चलिए मुझे सिर्फ ये बताइए। मैं बताता हूँ एफआईआर क्यों नहीं हो रही? वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे एसएन राय, इसलिए सरकार ने उनको तुरंत प्रभाव से छुट्टी पर भेजा। सुन तो लीजिए, मैंने आपसे एक सवाल, मेरा छोटा सवाल था कि 2.5 महीने की देरी क्यों उसको छुट्टी पे भेजने के लिए भी? जब चीफ सेक्रेटरी को लिख के, सुनिए, चीफ सेक्रेटरी को लिख के उसने साफ साफ दिया है कि वो कह रही है, मैं उनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि मेरा यौन शोषण हुआ, मेरा 2 बार गर्भपात किया, मुझे शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। डीजीपी को भी लिखा और चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा। जब उन दोनों, इससे बड़े अधिकारी हरियाणा में नहीं है, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, और दोनों को लिख के दे दिया, और उसके खिलाफ कार्रवाई आज तक क्यों नहीं की गई? लेट क्यों हुआ? मैं एक ही लाइन में एक ही बात कहना चाहूंगा, जो इस प्रकरण में दोषी पाए जाएंगे कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो बख्शे नहीं जाएंगे। एक बात जी, 2.5 महीने से वो इस इंतजार में मैं फिर आपसे कहूंगा, फिर आप यही कह रहे हैं, मैं आपसे फिर कहूंगा, बीजेपी जो बदलाव की बातें करती है। मेरा सवाल इसलिए है, वो बीजेपी बदलाव की बातें जो इन्होंने फरवरी में कंप्लेंट दी थी, आप अपने कैमरामैन को बोल के उसे कंप्लेंट को देख लीजिएगा प्लीज। कमाल करते हैं मुझे, वो कह रहे हैं आपको उन पे यकीन नहीं है ना? मैं पूरा यकीन है, मैं उनकी बात को मान रहा हूँ, परंतु जो मेरे पास जानकारी है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। मेरे पास जो जानकारी है उसमें इन्होंने जो डिमांड्स किए हैं उसमें कहीं पर भी एफआईआर का यार और अरे वकील साहबा ने क्या कहा है कि उसमें अगर लिखा है अच्छी बात कि मेरी शादी कराइए, मेरे साथ रिलेशन में रहे हैं, उसके बाद पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया? जो कार्रवाई होगी उनके खिलाफ होगी, कोई नहीं बख्शा जाएगा कानून में। क्या आप हैं मेरे साथ? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ जी। आपने सुना ये बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बार बार एक चीज कह रहे हैं कि आपने जो फरवरी में कंप्लेंट लिखी उसमें आपने ऐसा नहीं लिखा था, लेकिन जो डीजीपी को आपने कंप्लेंट लिखी, जो चीफ सेक्रेटरी को आपने कंप्लेंट लिखी, उसमें आपने लिखा था कि आपका यौन शोषण हुआ, आपका गर्भपात करवाए। बिल्कुल, आप मेरी आप कंप्लेंट पढ़ेंगे, उसमें मैंने एक एक चीज, एक आदमी का नाम, एक एक चीज लिखी है कि मैं तो एडमिट पहले ही कर रही हूँ, क्योंकि सुरेंद्र पवार और एसएन रॉय मुझे हमेशा इसी बात के लिए प्रेशराइज करते थे कि तुम्हारा ऑलरेडी एक केस चल रहा है, अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ बोलोगी तो तुम्हारे ऊपर ये होगा, क्या तुम्हारे साथ ये दोबारा कैसे हो गया? तो मैंने बोला अगर एक बार कार एक्सीडेंट होता है क्या दोबारा नहीं होता? या मेरे साथ एक बार धोखा हो गया है तो अगर दोबारा हुआ मैं चुप होकर बैठ जाऊं? मैंने सारा कुछ उसमें लिखा है कि इतने 2 फरवरी तक मुझे फिर भी ये था 1% कि ये मुझे शादी नहीं करना चाह रहा, कि क्या पता इसका डिवोर्स हो ही गया हो, ये मुझे शादी के लिए वो कर रहा है, लेकिन फिजिकली रिलेशन इसने रखे। लेकिन अब मुझे बिल्कुल क्लियर है कि इसकी वाइफ इसके साथ रह रही है,
ये मेरे को सब उनका वकील भी कह चुका। वो तो उनका वकील भी कह चुका। दरअसल पूरा मामला ये है, इनका वकील नो एसएन रॉय का वकील, पहले इनका वकील था, अब वो एसएन रॉय की तरफ से बोल रहे हैं। दरअसल जिन्होंने सफर में साथ चलने के वायदे किए वो सफर में अकेला छोड़कर अब खड़े हो गए। पूरा मामला लव, शादी और धोखे का है। सवाल यहाँ पर जो खजान सिंह ने उठाए थे यकीनन पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेसी कनेक्शन के हैं। नहीं कार्रवाई हुई, अमू जी बार बार कह रहे हैं, लेकिन वो भी बार बार कह रही हैं FIR रजिस्टर नहीं हुई। ये बात एक बात कहना चाहूंगा जी, कहिए। मैंने आपसे कहा कि आपके चैनल ने जो खबरें सुनाई हैं, दिखाई हैं, उनका असर इतना हुआ है कि आज एसएन रॉय आपकी खबर के बाद अपनी छुट्टी पर चले गए। और मैं एक आपको भरोसा दिला रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अब और इन मैडम को भी दिलाना चाह रहा हूं, आप कल सुबह या आज रात को ही देखिएगा इस चैनल की जो डिबेट है उसका असर होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, आपको न्याय मिलेगा। और इसी चैनल को आप जिसको आपको जो दिखा रहा है, इसमें जो जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मान के चले। अच्छा, आप कितनी संतुष्ट हैं इनकी बात से, जो ये कह रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा? वो छुट्टी पर चले गए हैं, इसका भाग के नहीं गए, छुट्टी पर भेजे गए हैं। छुट्टी पर कैसे भाग जाएंगे? मैंने कहा छुट्टी पर भेजे गए हैं अमू जी, छुट्टी पर भेजे गए हैं कि वो इंक्वायरी को या फिर बातचीत को प्रभावित ना कर सके। कितनी संतुष्ट हैं आप इस बात से? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं। जब तक मेरी FIR नहीं हो जाती मैं संतुष्ट कैसे बैठ सकती हूँ? जब तक ये आश्वासन तो मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब, CM साहब, मैंने गवर्नर साहब को भी लेटर लिखे हैं, मैंने CM साहब को भी लिखे हैं, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहा है, मैं इतने DGP साहब ने तो हरियाणा वालों ने मुझे ये बोल दिया था आपको कोई केस ही नहीं बनता। मैंने कहा सर आप रिटर्न में दे दो मुझे कि मेरा केस नहीं बनता, मैं अपना घर बैठ जाती हूँ। सुनिए, माफ कीजिएगा, DGP को आप कब मिली थी? तो जब मैंने कंप्लेन की मैं DGP साहब से ही मिलने गई थी, उन्हीं के नाम लेटर लिखा था। लेकिन वो DG ऑफिस में हेडक्वार्टर में, पुलिस हेडक्वार्टर में अवेलेबल नहीं थे। वहाँ पर ADGP मोहम्मद अकील जी थे जिन्होंने मेरी बात को सुना और मेरी एप्लीकेशन को मार्क करके आगे भेजा। तो फिर तीन चार दिन के बाद मैं फिर हेडक्वार्टर गई। हेडक्वार्टर जाकर मैं DGP साहब से मिली। तो DGP साहब कहते हाँ मेरे पास तुम्हारा ये आ गया है तो एप्लीकेशन, बाकी आपने जो आरोप लगाया कोई खास बनता नहीं है केस। मैंने बोला कौन सी एप्लीकेशन जो आपने थाने में दी थी वो, या जिसमें आपने ये लिखा है कि मेरा गर्भपात किया यौन शोषण, वो कौन सी जो मेरा गर्भपात किया था? मेरी बात सुनिए, जो मेरा गर्भपात किया और मेरे साथ अपने आप को तलाकशुदा बताकर फिजिकली रिलेशन रखे और शादी का आश्वासन देते रहे हैं। बिल्कुल ये बात मैंने एक चीज लिखी। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, फिजिकल रिलेशनशिप्स को लेकर बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शंस आई हैं। अगर आप बिना शादी के भी रिलेशनशिप में रहते हैं और आप एक पति पत्नी के रिश्ते में रहते हैं तो लीगली उसी नजर से कानून आपको देखेगा। हैरानी होती है कि अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP ये कहते हैं इस पूरी एप्लीकेशन, जिस तरह से ये महिला कह रही है हमारे साथ पीड़ित महिला, और वो ये कहते हैं कि कोई केस ही नहीं बनता है। किस तरह के बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं मुझे? कौन से बदलाव की तरफ? यहाँ एक्शन तो बहुत से लोगों की तरफ बनता है। कई बार नवजोत जो इनके साथ हुआ है निश्चित तौर पे वो दुखदायी घटना है। इनका जो दर्द है वो हम लोग सब महसूस कर रहे हैं और इसीलिए डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको एक मुझे दुख है कि हम डिबेट कर रहे हैं। ऐसे मुद्दों को डिबेट में आना नहीं चाहिए। ऐसे मुद्दों पर पहले FIR हो जानी चाहिए। मुझे दुख है कि मैं बतौर महिला की आवाज बनकर उसके दर्द को बांट रही हूँ। मुझे दुख है। नवजोत, अगर मुझे आपने जो कहा, मेरे को आज दो विषय पर आपने बुलाया, गिरदावरी के विषय पर और एसएन रॉय किसानों की हमारी मुहिम है, मैं वही पर आएंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है। रुकेगा, परंतु मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया और आप उनकी मदद कर रही हैं, डिबेट करके निश्चित तौर पे करनी चाहिए। परंतु मैं उनको एक राय देना चाहता हूँ, मैं खुद एडवोकेट हूँ, आप धैर्य रखें। जो अभी रेनू जी ने जो एडवोकेट है उन्होंने राय दी और मैं भी और खजान सिंह जी भी दोनों एडवोकेट है, आपको राय देते हैं। यहाँ पे बुद्धिमान लोग बैठे हैं, इन लोग के भी प्रवक्ता ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। आपको धैर्य रख के आप देखिएगा, उसके खिलाफ वो कहीं दौड़ के नहीं जाएगा। कितना धैर्य? वही तो मैं हैरान हूँ। 2.5 महीने से वो धैर्य रख रहे हैं। नवजोत, कार्रवाई चालू हो चुकी है। नवजोत जी, एक चीज मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। आपको पता है महिला
इस तरह से बाहर सब कुछ ताक पे रखकर तब आती है जब वो हर तरफ से हताश हो जाती है, निराश हो जाती है, तब वो अपनी पर्सनल कमरे के अंदर की बातों को पब्लिक डोमेन में लेकर आती है, इंसाफ की बात करती है। और आप कहते हैं धैर्य रखिए, नवजोत, 2.5 महीने से वो धैर्य रख रही हैं। नवजोत, आप हमें पार्टी ना बनाए। हमने एक बात कही है, हम उनके हर दुख में साथ हैं, और जो उनके साथ अन्याय हुआ है निश्चित तौर पे वो IAS हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। जिस प्रकार की बातें इन्होंने बताई हैं वो नहीं बख्शा जाएगा। एक बात और चाहिए आपसे हमें कि 2.5 महीने तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या इसकी जांच होगी? इसके दोषी कौन है? जबकि अनिल सुन लीजिए, क्या इसके दोषी कौन है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ये तय है कि आपको कंप्लेंट की तुरंत FIR लॉज होनी चाहिए थी, नहीं की और 2.5 महीने निकाल दिया। और DGP ये कह रहे हैं कोई मामला नहीं बनता, क्या इसके खिलाफ कोई जांच, कोई एक्शन होगा? हमको भरोसा दे दीजिए। ऐसा है कि जो एक्चुअल में क्या होता है अनिल, FIR का जो विषय है, जो इन्होंने सारी बातें बताई हैं, उस पर तो 100% FIR बनती है, उसका तो ना बनने का मतलब नहीं है। वो क्यों नहीं बनी, जांच का विषय है। निश्चित तौर पे सरकार ने कह भी दिया है कि इस सारे विषय की पूरी तरह से जांच होगी और तुरंत प्रभाव से इस कार्रवाई की उनका एक बहुत छोटा सा प्रश्न था, क्या FIR नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, कौन लोग थे, क्या उन पर जांच होगी? निश्चित तौर पे अगर किसी ने, अगर सियासी बिल्कुल ठीक है, हाँ, जो सांठगांठ वो सामने तो है ना हमारे सामने। अगर नवजोत, अगर किसी महिला का उत्पीड़न हो रहा है और वो कंप्लेंट कर रही है और अधिकारी उसको घुमा रहे हैं, तो ये भी एक अन्याय है, ये भी एक कानून को, कानून का उल्लंघन है। निश्चित तौर पे होगी, निश्चित तौर पे होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अपराध करने वाला अपराधी होता है, परंतु अपराधी को बचाने वाला उससे बड़ा अपराधी होता है। जो भी व्यक्ति इस मामले के अंदर इस महिला के साथ अन्याय कर रहा है, कोई भी क्यों ना हो, वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। FIR तुरंत लॉज होनी चाहिए। और दुख इस बात का है कि ये तो एक जागरूक महिला थी, 2.5 महीने से अपनी लड़ाई लड़ रही थी। ऐसी हजारों महिलाएं जो बेचारी अपने घर के अंदर दम घुटता रह जाता है, अपनी बात नहीं कह पाती। ये अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि हम प्रशासनिक व्यवस्था को कठोर नहीं कर पाए अभी तक, और हमें प्रशासनिक व्यवस्था कठोर करनी होगी। थाने के अंदर हम कह तो देते हैं कि आप केवल ईमेल कर दीजिए, आपकी FIR लॉज हो जाएगी। महिला चक्कर काट रही है, तब भी नहीं हुई। अगर ये दर्ज हो जाती, कुछ और जमीनी हकीकत यकीनन में इस केस ने कई तरह के सवाल और सामने लाकर खड़े कर दिए हैं कि कहने में और करने में बहुत फर्क है। जमीनी हकीकत आज भी नहीं बदली है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं खजांची? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मामला है बड़ा संगीन और गंभीर है, और मैं महिला से भी अपील करूंगा कि वो इसको माननीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उनको कंप्लेंट करें, किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवाएं। क्योंकि FIR में थानेदार कुछ नहीं कर सकता, वो सिटिंग हाई कोर्ट का जज जब इस जुडिशियल जांच करके इस पर कोई अपना निर्णय दे, उसके मुताबिक जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी। अनिल आर्य जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे एक ब्रेक ले लिए बहुत जल्दी। देखिए, मेरा एक सवाल फिर वही है कि जो लोग दोषी हैं, आपने जो बात उठाई कि सियासी और प्रशासनिक गठजोड़, इसमें बू आ रही है। 2.5 महीने अगर कोई FIR लॉज नहीं होती है और डिले होती है, आनाकानी होती है, तो इसमें सिर्फ SN राय नहीं, तमाम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जिन्होंने इस FIR को दर्ज नहीं होने दिया और कोई कार्रवाई नहीं होने दिया। छुट्टी पे भेज देना। छुट्टी पे आप क्यों? 2.5 महीने पहले क्यों नहीं? और FIR अभी भी नहीं हुई। और FIR अभी भी नहीं हुई। बिल्कुल। तो सवाल यूं का त्यों है, इंतजार है। अम्मू जी बीजेपी की तरफ से ये कह रहे हैं कि रात गुजर जाने दीजिए, ये 12 घंटे भी गुजर जाएंगे, जहां 2.5 महीने गुजर गए हैं। 12 घंटे का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। कल की सुबह क्या इस पीड़ित महिला के लिए एक नई सुबह होगी? ये एक बड़ा सवाल है। इस इंतजार में हम भी हैं और ये महिला भी हैं। बरकरार रहेंगे इस मुद्दे पर, इनकी आवाज बनकर इनके साथ, और देखेंगे कि किस तरह से परत दर परत और कई राज सामने आते हैं। और इंतजार ये भी रहेगा कि जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि इन्हें न्याय मिलेगा, वो न्याय कब तक मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी जो मुहिम है किसानों को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। पहले नितिन गडकरी और आज बीजेपी के सांसद रतनलाल कटारिया ने ऐसा क्या कह दिया जो किसानों के जख्मों पर मरहम नहीं, नमक का काम कर रहा है। बने रहिए, और आपके सभी किसान भाइयों का हमारे इस प्रोग्राम में फोन का मुझे इंतजार रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए।
चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई गोपराई। गोपराई मोटर स्टार्टर, अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल, राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार, हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय, हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप, ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। जो करूं 5-4 पूरा ऑनलाइन सिम नो गिर किसानों के मुद्दे पर लगातार हम बात कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से। गिरदावरी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख, डेडलाइन। कल भी हमने इस पर बात की थी, आज भी जगह जगह से हमारे पास खबरें आई हैं। कल कॉल्स भी लगातार आई थी कि गिरदावरी नहीं हुई तो मुआवजा कैसा, 26 मई तक मुआवजा मिलना है। लेकिन उससे भी ऊपर रतनलाल कटारिया बीजेपी सांसद ने ऐसा क्या कह दिया जो किसानों के जख्मों को थोड़ा सा और कुरेद रहा है। आइए सुनाते हैं आपको, सुनना जरूरी है। रतनलाल मेरा ये मत है कि आज की स्थिति में जो तंत्रज्ञान है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये काम अगर करना है तो किसानों को भी कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। एक किसान के यहाँ एक फसल है, 30 क्विंटल गेहूं होता है, दूसरे के यहाँ 3 क्विंटल होता है। तो क्यों होता है? तो इसके लिए हम प्रशिक्षण करें, ज्ञान जो कौन सा है, नई टेक्नोलॉजी को समझे और काम करें। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कुछ करेगा नहीं, सरकार पूरी तरह से करेगा, पर सरकार के साथ साथ निश्चित रूप से किसानों ने भी इसमें इनिशिएटिव लेकर नया प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी को आत्मसात करके इस सभी सरकारी योजना का उपयोग करना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। आखिर कितनी भी योजनाएं अच्छी हुई और किसान के लेवल पर अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं होगा तो इसके परिणाम नहीं निकल सकते। इस बात का ऐसा हम आगे बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। अरे महाराष्ट्र में कांग्रेसियों ने अपने टाइम में 10,000 किसानों की आत्महत्या करवा दी एक नागपुर प्रखंड के अंदर, और सारे देश में 3 लाख की आत्महत्या करवा दी। जब तो पूछे हमारे टाइम में भी आज चिड़िया को भी जुकाम लिया मेरे यार। तो रतनलाल कटारिया ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 10,000 किसानों की आत्महत्या करा दी तो वहां कुछ नहीं, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर हरियाणा में सिर्फ 9 ही किसानों की मौत हुई है तो कोई बात नहीं, यहाँ तो चिड़िया को भी जुकाम नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं रतनलाल कटारिया? बड़े सांसद हैं बीजेपी के और किसानों के मुद्दे पर इस तरह का बयान, क्या कहेंगे? संवेदना जो नहीं है उनके पास, ये लग रहा है। और जिस अंदाज में, जिस लहजे में वो कह रहे हैं, देखिए किसानों की समस्या, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहा, किसान की फसल चौपट हो रही, खून के आंसू रो रहा है, और उस बात को इतने हल्केपन से और सियासी ढंग से आप उसको उड़ा रहे हैं। और वो सांसद हैं और बड़े वरिष्ठ सांसद हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं और भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और इतने हल्के ढंग से उस बात को कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद कटारिया साहब से नहीं की जा सकती। और जो ये बात कह रहे हैं, आप कांग्रेस से तुलना क्यों कर रहे हो? कांग्रेस ने क्या क्या भुगत रही है? तो आप भी वही आप क्या कर रहे हैं? जिंदगियों को कंपेयर कर रहे हैं। वहाँ 10,000 जाने चलेगी तो यहाँ 9 गई है तो कोई बात नहीं। और ये फिर ये कह रहे हैं क्या हो गया, चिड़िया को तो जुकाम तक नहीं हुआ। अगर इतने किसान आत्महत्या कर चुके अब इस शासन में भी, क्या ये चिड़िया को जुकाम, क्या मतलब हुआ इस बात का? शर्म आनी चाहिए। इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल, देखिए बहुत ही शर्मनाक है। और मैं आपके माध्यम से
श्री रतनलाल कटारिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो माफ़ी मांगे किसानों से। किसान अन्नदाता है, वो आपका पेट पालता है, आपकी सीमा पे सुरक्षा करता है, आपके प्रदेश के अंदर भी सुरक्षा करता है। उनसे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस तरीके के अशोभनीय, इस तरीके के मजाक नहीं उड़ाने चाहिए किसान का, जो आज किसान के साथ दुर्गति हो रही है। मुझे तो इसको देख कर ना रोना आ रहा है। इतना बड़ा धोखा प्रदेश की जनता के साथ होगा, ये सपने में किसी ने नहीं सोचा था कि किसान को कुदरत ने तो मारा जो मारा। हाँ। बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि, आज हरियाणा का आम आदमी उस किसान के लिए परेशान है जो किसान खेत में खड़ा है। शहर में रहने वाला हर वर्ग का व्यक्ति आज अपने लिए चिंता नहीं कर रहा। हाँ। गरीब को आज अपने पेट की रोटी की चिंता नहीं है। जी, आप क्या कहेंगे रतनलाल कटारिया के इस तरह के बयान को, आप किस तरह से कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हर किसान के साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वर्कर, किसी भी किसान को छोटा सा भी कष्ट होता है, अगर उसकी फसल भी तबाह होती है तो मुझे दुख होता है, मेरे पार्टी के वर्कर को दुख होता है। जी जो कह रहे हैं उससे दुख तो नहीं लग रहा है। मैं पार्टी की तरफ से केवल इतना कहना चाहता हूँ, हम किसानों के साथ रहेंगे। मैं रतनलाल कटारिया जी के शब्दों पर बात कर रही हूँ। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। अम्मू जी क्या कहेंगे? चिड़िया को जुकाम तक नहीं हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर पे सूरजपाल अम्मू, व्यक्तिगत तौर पे रतनलाल कटारिया जी मेरे माननीय सांसद है, मैं उनकी बात से, इस बात से सहमत नहीं हूँ। परंतु अगर किसी किसान को कष्ट होता है तो उसका मजाक उड़ाने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन अगर अगर आपके बड़े नेता इस तरह की बात करेंगे तो वो किसान जो सरकार की तरफ आंखें लगाए बैठे हैं इस उम्मीद से कि उन्हें राहत मिलेगी, वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपने नेताओं से राहत मिलेगी? एक मिनट आती हूँ, बलजीत है मेरे साथ एक कॉलर। जी बलजीत बताइए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। ये कह रहे हैं ये रतनलाल कटारिया क्यों नहीं गोली खा लेता? हाँ। इनको बीजेपी वालों को ये पता है किसान है चीज क्या? मनोहर लाल खट्टर हमारे गांव के पास है, मैं डोब गांव से बोलूं, 20 एकड़ जमीन ठेका ने लेकर सफेदे लगा रहा है। उसने क्या सोच किसान के चीज हो है और वे भी ठेका ने दे रही हो। जी तो बिल्कुल जी बलजीत समझ रहे हैं आपके शब्दों में गुस्सा, वो आपके दिल का दर्द है, वो समझ रहे हैं। प्रताप भी है हमारे साथ। जी प्रताप बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहूँ जी, जिस तरह आज रतनलाल कटारिया। हाँ कहिए प्रताप जी। हाँ नमस्कार जी सिंधु जी। हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूँ, जैसे रतनलाल कटारिया ने जो आज बयान दिया है ना कि फलानी जगह 10,000 आत्महत्या कर ली। हाँ। हरियाणा के अंदर तो 2 किसानों ने आत्महत्या की है, तो एक तो रतनलाल कटारिया की इसका लड़का हो तो वो दोनों आत्महत्या कर ले तो क्या फर्क पड़ता है इसमें? क्या हरियाणा खाली थोड़ा हो जाएगा? चलिए बेहद शुक्रिया प्रताप जी। गुस्सा झलकता है, समझते हैं। बात गिरदावरी की भी करनी यहाँ बहुत जरूरी है। 15 तारीख डेडलाइन थी, कल भी इस मुद्दे पर बात की। लोगों ने बहुत कॉल करके हमें बोला, सिवानी मंडी, महेंद्रगढ़, हिसार, बेरी, हर जगह से लोगों ने कॉल करके बोला कि यहाँ अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। 15 तारीख डेडलाइन है, कैसे मुआवजे की बातें कर रहे हैं? शायद सरकार के पास कलादीन का चिराग है। हाँ। रात को रगड़ेंगे, उसमें शादी की गिरदावरियां पूरी हो जाएंगी। हाँ। आज 14 तारीख पूरी हो चुकी है। बिल्कुल। कल 15 का दिन है। हाँ। क्या रातों रात गिरदावरी संभव है? बताइए मुझे। किसान ने कहा कि गिरदावरी नहीं हुई। हाँ। उस दिन हमने बात की। अभी लगातार आप हमें कॉल करें, बताएं आज भी क्या हालात है? एक दिन बचा है, एक दिन, कल 15 तारीख है। और धनखड़ का आज ही बयान ये था कि 15 तक गिरदावरी पूरी हो जाएंगी। और आप ये सुनिए, कल हमारे कॉलर्स ने वहां से कॉल किया जहां खुद कृषि मंत्री ओपी धनखड़ गए थे, वो वहां पर भी अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। नवजोत जी आपके इसी चैनल के अंदर बैठकर 8 तारीख को भाजपा के एक प्रवक्ता ये बोलकर गए थे कि गिरदावरी कंप्लीट हो चुकी है और उस गिरदावरी की रिपोर्ट आ चुकी है 84 लाख एकड़ में। हाँ। आपके इसी चैनल पर बोलकर गए थे यहीं पर, और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी। हाँ। कि गिरदावरी अभी तक भी नहीं हुई। कल भी 2 किसानों ने इसलिए आत्महत्या की कि हमारी गिरदावरी नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं, और वो गिरदावरी अभी भी पूरी नहीं। मैं आऊंगी मुझे के पास। विनोद है हमारे साथ। विनोद जी बताइए। हेलो जी जी बोलिए विनोद। हेलो हाँ बताइए। हेलो जी, गिरदावरी की बात कर रहे हैं। हाँ तो हमारे यहाँ रानिया हल्का में अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है, वो पटवारी पैसे मांगते हैं। सिरसा में जी, सिरसा में। चलिए बेहद शुक्रिया। फतेहाबाद में भी नहीं उठाई थी। एक मिनट, शिव है कुरुक्षेत्र से। जी जी शिव बताइए। शिव आप सुन रहे हैं मुझे?
लगातार कॉलर्स हर जगह से कॉल करके बोल रहे हैं गिरदावरी नहीं हुई है। अमू जी, कैसे 15 तारीख, एक दिन बचा है, 15 अप्रैल तक गिरदावरी और 15 मई तक 26 मई तक 26 मई तक मुआवजा। हाँ। जो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही है, जो कृषि मंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री ने कही है, उस बात पर हम लोग अडिग हैं। मैं एक बात और कहना, सुनिएगा। हाँ। आज हालात ये है कि हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, हर तीसरे दिन बारिश हो रही है। किसान को कहीं 1 रुपए का भी नुकसान ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था सरकार को देखनी है। और वहाँ इलाके के अम्मू जी, लोग आपके सामने कह रहे हैं पटवारी नहीं आया, गिरदावरी नहीं हुई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नवजोत, ये देखिएगा, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस महीने के अंदर भी बारिश हो रही है। आज फसल कट चुकी है, मेरी बात सुनिएगा, फसल कट चुकी है, फसल मंडियों में जा रही है और उसके बावजूद लगातार बारिश हो रही है। गिरदावरी का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब तो विषय ये है कि हमको कम से कम इस मुद्दे को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप हर तीसरे दिन बारिश हो रही है, आप किसानों को मजाक का मुद्दा ना बनाएं। आज किसानों के दुख दर्द को बांटने की बात है। अगर आज किसानों के दुख दर्द को नवजोत, आज किसानों के दुख दर्द को बांटने का समय है। हर दूसरे दिन बारिश हो रही है। 1 मिनट रुक जाइए, संजीव है हमारे साथ। संजीव जी बताइए। संजीव, आप सुन रहे हैं मुझे? अब आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें संजीव और बताएं। संजीव, आप सुन रहे हैं मुझे? कुछ मुद्दा ही ना कहाँ सुनाएगा। चलिए, संजीव से बात नहीं हो पा रही है। हम अपने कॉलर से कहते हैं कि टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। कितना जस्टिफाइड है? कॉलर्स लगातार कह रहे हैं गिरदावरी नहीं हो रही है, ये कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, मजाक ना बनाएं। इनके अपने सांसद इस पूरे मसले को इतना मजाक में ले लेते हैं, इतनी इस तरह की बातें करते हैं, ये जख्मों पे मरहम लगा रहे हैं, नमक छिड़क रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी के प्रवक्ता 2-4 दिन में कहीं जाना छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं अनिल बाबू, ना अनिल जी, नहीं, गलत बात। अनिल जी, बात सुनिएगा। अनिल जी, आप विद्वान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ना बिल्कुल सुनने वाली बात ही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये सुनिएगा, आप इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। आपको मालूम है गिरदावरी की माहौल क्या है? आज फसल किसान फसल काट चुका है, फसल मंडी में जा रही है, उसके बावजूद लगातार बारिश हो रही है और आप उसके ऊपर कह रहे हैं भाजपा का प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आधा मिनट लूंगा नवजोत जी। दो बातें मैं पहले उठाता रहा हूं आपके चैनल पर। एक तो मैंने कहा था कि किसानों से इस मामले के अंदर पटवारी और तहसीलदार जो जाएंगे वो लगातार घूस मांगने का काम करेंगे, वो बातें सामने आ रही हैं। नवजोत, हमारे मुख्यमंत्री ने जींद में 7 लोगों को सस्पेंड किया है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की है। दूसरी बात मैंने आज तक इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में, खेत में जो 10-20% आज तक हरियाणा के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। माननीय मनोहर लाल जी ने तुरंत रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस बात का जवाब दीजिए, कैसे हो जाएगी? रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। किसान इनको नजर नहीं आती, मेरे इनेलो के मित्रों को नजर नहीं आती। जींद में हम लोगों ने 7 अधिकारियों को आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा के इतने जिलों में गिरदावरी का काम कंप्लीट हो चुका है? मैं आपसे इतने लोग कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगी। 1 मिनट। संजीव है मेरे साथ। संजीव, नमस्कार मैडम जी, बोलिए। ऐसा जी, गिरदावरी नाम की कोई चीज नहीं हो रही थी हमारे इलाके के अंदर। ये बकवास कर रहे हैं बीजेपी वाले, झूठ बोल रहे हैं जी सरासर। जी हेलो। हाँ संजीव, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या आपके इलाके के विधायक या कोई सांसद वो आपके पास आए हैं ये पूछने के लिए कि आपके इलाके में गिरदावरी हुई है या नहीं, या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आपके पास आया या नहीं? कोई कार्यकर्ता नहीं आया जी, कोई विधायक नहीं आया जी। ये सब झूठ बोल रहे हैं जी। चलिए, बेहद शुक्रिया हमें कॉल कर अपनी बात कहने के लिए। अब मुझे बताइए। मैं नहीं कह रही, हरियाणा के लोग, हरियाणा के किसान कॉल करके कह रहे हैं। गिरदावरी के विषय में नवजोत, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही कम शब्दों में। हाँ, वही बोल रहा हूँ। हाँ। उसका एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। जब फसल खड़ी होती है उस समय की गिरदावरी होती है। अब फसल कट चुकी है, फसल का मंडी में आधी फसल मंडी में पहुंच चुकी है। अब रुकिएगा, मैं कह रहा हूँ, अरे सुनो भैया, सुनो ना, मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी जिलों के अंदर ऑलमोस्ट सभी। अब मुझे समझ में नहीं आता जिन मित्रों को जनता ने नकार दिया उनको शोर मचाने का केवल बात यहाँ वो नहीं है। मैं
आपको बात कहता 35 हूं, साल से नकार रखा था। आप अगर नकार दिया तो आपकी कारगुजारी को जनता ने देख लिया। परंतु किसानों के मुद्दे पर इस प्रकार की राजनीति, मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट गिरदावरी हो चुकी है। अब तो आप मुआवजे की बात करें, मुआवजा जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर गिरदावरी कौन करता, किसान नहीं करता, अधिकारी करते हैं। अनिल बाबू, क्या आप मानते हो क्या गिरदावरी नहीं हो रही? आप पत्रकार इतने बड़े, आप वो जो लोग कह रहे हैं, आप बात कर रहे हो? एक मिनट, लोग करिए, जनता कह रही है। अगर जनता की बातों पे अच्छा, मैं आपके चैनल पर एक बात कहता हूँ, मेरे जो सज्जन जो बोल रहे थे टेलीफोन पे, वो कौन से गांव से, कौन से पटवार जो एरिया है उनका, उससे बोल रहे हैं, कौन सा किला नंबर है, वो किला नंबर मुझे बताएं। मैं उनको 1 मिनट के अंदर बताता हूँ कि गिरदावरी हुई है कि नहीं हुई। क्या बात है, क्या बात है, हद हो गई। आप हरियाणा की जनता को उतार रहे हैं, आप उनके पास वोट मांगने जाते हैं तब वो भगवान हो जाती है। कांग्रेस का इनेलो के कार्यकर्ता जो फोन पर बैठकर आपको कॉल कर कैसी बातें करते हैं, हद हो गई। ऊपर राजनीति और चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो क्या रतनलाल कटारिया इनेलो और कांग्रेस के किसानों के मरने का खुशी मना रहे हैं? रतनलाल कटारिया जी ने जो बात कही है उसको कांग्रेस को भी झांकना चाहिए कि उनके विषय में उनके समय में क्या क्या हुआ, आपको ये भी देखना चाहिए। चलिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने। 1 मिनट रुक जाइए, एक ही लाइन में खजान सिंह जी, इस पूरी बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लीपापोती, झूठ बोलना और किसानों के साथ धोखा करना, उनके साथ मजाक करना बहुत ही दुखद है। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अब भी वो वीडियोग्राफी करा लें, 1 दिन में 2 दिन में वीडियोग्राफी हो सकती है। हाँ। और वो ड्रोन से करा लें इसकी सर्वे। हाँ। और किसान की जो जख्मों पर मरहम लगाने का काम करें, उनके साथ मजाक ना करें, धोखा ना करें। किसान विरोधी सरकार है। मैं माफी चाहूंगी, एक ही लाइन में आप इसको वाइंड अप कैसे करेंगे? मुझे बड़ा दुख है जो अम्मू जी ने ये कहा। आपकी अपनी राय बतौर पत्रकार, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। देखिए, गिरदावरी नहीं हुई हरियाणा में, ये हम नहीं कह रहे हैं, दर्शक कह रहे हैं, किसान कह रहा है। और अम्मू जी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के इनेलो के कार्यकर्ता होंगे, बड़ा मुश्किल है। आप बात को इतने हल्केपन से मत उड़ाइए अम्मू जी, ये जनता है, ये किसान है, ये बड़ा दिक्कत करेगी आपको। और इस ढंग से आप जो बात कह रहे हैं कि गिरदावरी सब जगह हो चुकी, कल 15 दिन है, 15 तारीख है और आखिरी तारीख है। हाँ। गिरदावरी नहीं हुई, ये बात तय है, बिल्कुल साफ है। रतनलाल कटारिया का जो बयान है वो मजाक उड़ाने वाला बयान है। ये अगर बीजेपी के नेताओं की मानसिकता है, हाँ। तो आप ये सच मानिए, ये किसान विरोधी मानसिकता है। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उन सभी दर्शकों का भी बेहद शुक्रिया जिन्होंने कॉल करके अपनी बात रखी। लेकिन आपको ये बता दें, हरियाणा की आवाज लगातार किसानों की आवाज बनकर इस मुहिम को चलाए हुए है। हम कल भी आपके साथ रहेंगे, मुआवजा मिलने तक आपके साथ रहेंगे, आपकी आवाज बने रहेंगे, सच को रूबरू करेंगे, भले ही कोई कुछ भी करे, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ अपनी बातें रख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।